तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तकरार प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। रोज़ की तरह सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि वो इस कदर अजीब व गरीब सिमत में जा रही है और जो हो रहा है और जिस मुश्किलात से पाकिस्तान दो चार है और जो मईशत की जो सूरत हाल है, वो तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए वाकई बाइस तशवीश है। पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हों, पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी हिस्से में, उनके लिए वाकई बड़ी परेशानी की वजह बन रही हैं वो ख़बरें। आज की जो दो अहम ख़बरें हैं जो यहाँ पर मौसूल हुई और दिखाई गई, और सारे चैनल्स दिखा रहे हैं और सब जगह दुनिया भर में देखी जा रही है। एक तो अहम ख़बर ये कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, और दूसरी तरफ मईशत की जो सूरत हाल थी उसके लिए जो ख़बर आई वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने IMF की तमाम शराइत मान दी हैं और क्या क्या थी, क्या क्या मुतालबे किए गए थे, तो इस पर आज हमारी गुफ्तगू रहेगी आप सबसे वक्तन फ़वक्तन। इस वक्त मेरे साथ जो जी कौन साहब जी कॉलर हैं जी, कौन साहब जी अपना नाम जी बताइए, कौन साहब बात कर रहे हैं जी? तारिक जी तारिक साहब, जी जी फरमाइए। अभी आपने जो ये देखा कि हमारे स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, और ये जो सूरत हाल है दो, एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी और दूसरा साहब इन्होंने जो दो काम किए हैं दोनों ही गलत हुए हैं शहबाज शरीफ साहब से। अच्छा, पहली बात कि फवाद चौधरी को अरेस्ट करके इन्होंने एक बार पीटीआई को फिर गर्म कर लिया है, तो उनको मौका मिल गया शो डालने का, एजिटेशन करने का, रैलियां निकालने का, तमाशा दिखाने का और तमाशा देखने का। दूसरी बात जो IMF की शराइत मनवानी है जी कि जी आज जाहिर हो गया है कि IMF का खाता खोलने वाले हिसाबदार साहब थे और इन्होंने फिर उनकी शर्तें मान ली है। ये शर्तें नहीं मानी, एक्चुअली कौम को बेच के उनकी गिरवी में रख दिया गया है। वो जो भी कहेंगे ये करेंगे, और ये अभी आज झूठे साबित हो गए कि आने के साथ इन्होंने बोला था कि इमरान खान ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, साइन किए हैं, फिर सब्सिडी फिर फला कर दिया, फिर जाते हुए ये मिसाइल और मैरीन तोपे और घड़े और ये और वो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाते रहे, क्योंकि उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया था। उस वक्त से लेके आज तक इन्होंने ये बोला जी हमने उनका एग्रीमेंट सीधा किया है, इसलिए प्राइस बढ़ाई है, इसलिए ये किया है, इसके लिए वो किया है, फला किया है, और आज इन्होंने उनकी शर्तें फर्स्ट टाइम फिर मानी है। वो आखिर कौन सी शराइत है जो आज जिसका इन्होंने कहा कि वो मान ली जाएंगी जो भी है? इलेक्ट्रिक बढ़ जाएगी 25%, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। गैस बढ़ेगी 30%, हाँ, गाड़ियों की गैस बढ़ जाएगी, और हर चीज पे इन्होंने लिखाया, कुछ सब्सिडी दी हुई थी यानी 70। यानी ये तो सारा बोझ ये तो अवाम पे पड़ रहा है इस सवाब का, इस सारे मामलात का। तो इसका मतलब तो ये कि अवाम तो वैसे ही महंगाई के बोझ तले
दबे हुए हैं और ये तो मजीद उन पर बोझ बढ़ जाएगा। इसमें कमजोरी मैनेजमेंट की है, चीफ साहब की है, हाफिज साहब की कमजोरी है। हाफिज साहब को किसी ने साइन दिया था, मोहम्मद बिन सुलेमान साहब ने, फिर मोहम्मद बिन जायद ने, फिर मोहम्मद बिन राशिद ने, और इन्होंने कोई उसकी सुनी नहीं है, कोई उस पर अमल नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या साइन दिया था? आग लगी हुई है, जी आपको नहीं पता चला? लाहौर में भगवानपुरे में आग लगी हुई है, बड़ा नुकसान हो रहा है, और अब नतीजा ये होगा कि कौम या रोएगी पीटेगी या आग लगाएगी, और ये फौज के मुकाबले में ले आए हैं सबको। भाई तुम अपने लेकिन जितने मुश्किल रखे हैं, जी बोलिए। लेकिन ये फैसला आपके ख्याल में फौज का है जो फौज के सामने अवाम आएंगे, या ये फैसला गवर्नमेंट का है जो इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट? ये फैसला एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब का है। जी जी। और इसकी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जो है वो लंदन से आई है, बड़े साहब की। अच्छा, ये उनकी बेस पे है। इनको देखो, अगर अपनी जगह पे थोड़ी सी तो उन्हें अंदाजा, हेलो, ये चलती थी कि पीपल पार्टी का हर बंदा जो है वो दुबई जाता था इनसे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। हेलो जी जी, आप ऑनलाइन हैं? जी जी, हेलो, ऑन एयर हैं आप ऑन एयर हैं, आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर हैं? जी, तो शादी उस वक्त ये दुबई में जाते थे हर इंस्ट्रक्शन लेने और मीटिंग करने। उनको टीएडीए मिलता था, होटल की रहना सहना बाइंग सब कुछ मिलता था, और ये सब कहां से आता था? गरीब अवाम से। लेकिन ये आज ये जी जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और आज ये सब जा रहे हैं लंदन में, वहां जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टीएडीए लेते हैं, वहां पे होटलों में ठहरते हैं, अच्छी बाइंग करते हैं। जैसे हमारी वो मरियम औरंगजेब जो है वो ले रही थी काफी, और वहां पे इसकी बेइज्जती हुई। अब देखे, अवाम जब तपी हुई है, अवाम तकलीफ में है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर यही हाल होगा ना जो लंदन में हुआ था काफी शॉप में। जी लेकिन जी जी, जितने हुकूमत में है ये बाहर नहीं आएंगे, अपने एरिया में नहीं जाएंगे, और अवाम को खड़ा कर देंगे फौज के सामने। ये ड्यूटी एक्चुअली मैनेजमेंट की थी कि वो इनको समझाते या कुछ एक्शन लेते या कोई सीधा रास्ता निकालते। वो आपकी मुराद है मैनेजमेंट से, आपकी मुराद है एस्टेब्लिशमेंट से? बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत। जी 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 जी। हाफिज साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे, हाफिज साहब सुस्त पड़े हुए हैं। ये एक्चुअली बाजवा साहब करके गए हैं कि उन्होंने बोला कि एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं इन्वॉल्व होगी। हालांकि बात ये नहीं है, आप कोई वीकनेस होती है, हुकूमत गलत कर रही है, कुछ गलत एक्शन लेती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, इनको बोलना चाहिए। लेकिन 75 साल से तो यही हो रहा है। 75 साल से ये था कि एस्टेब्लिशमेंट करवाती थी। आज एस्टेब्लिशमेंट करवा नहीं रही, बल्कि तमाशा देख रही है कि फौज। अच्छा, तो इसका तो मतलब मुकाबले में आती है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर सियासतदानों को इस वक्त खुला मौका मिला है कि वो अपने काम कर सकें, अपनी मर्जी से काम कर सकें, तो फिर तो हालात बड़ी दुरुस्तगी की तरफ जाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे फवाद चौधरी को इस वक्त गिरफ्तार किया गया, सुना यह है कि उससे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने की थी, और उसके कुछ घंटे बाद उनको गिरफ्तारी अमल में आई है। तो जी जी, तो जी जी, आप कहिए। जी जी, आप फरमाएं। जी जी, आप अपनी बात कीजिए। हेलो। सब है अभी जैसे बार बार कहते हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी जी, आपकी लाइन, जी जी, आप ऑन एयर हैं, बोलते रहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो हेलो, चलिए मेरा जी, आपकी लाइन बार बार वो हो रही है जी, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। बात हो रही थी, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने जो हमारे कॉलर थे, इन्होंने कहा कि
इस्टेब्लिशमेंट ही अब न्यूट्रल हो गई है और वही सब कुछ, उसका दखल नहीं है और सियासतदानों को ही ये काम है। और जब से इससे पहले वो लोग खुद कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अब सियासतदानों को अगर ऐसा है कि वो उन्हें खुला हाथ दिया गया कि चलिए जी आप अपने जो भी काम करने मुल्क की बेहतरी के लिए, तो फिर वो कर रहे हैं, तो क्या अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हुकूमत ने अगर IMF की कोई ऐसी शराइत बांध ली है जो कि बराह रास्त अवाम पे जिसका असर पड़ेगा, जहाँ पर वो महंगाई के बोझ तले पहले ही यानी मुसीबत में गिरफ्तार हैं और यकीनन ज़ाहिर है कि वहाँ से जो अब मुतालबात आए हैं उसमें कीमतें बढ़ाना है, गैस की भी और सारे जिन चीज़ जो आम चीज़ें हैं उन पर, तो अवाम तो इस महंगाई के बोझ तले और पिसते चले जाएंगे। तो हुकूमतों का तो काम ये होता है कि कोई अवाम को ऐसे हालात मुहैया किए जाएं कि जिसमें उनकी ज़िंदगी आसान हो, वो खुशहाली से अपने, अगर कोई मुश्किलात आती भी हैं तो उसके लिए क्या उनको कुर्बानी के लिए तैयार किया गया कि भाई आप लोग मुल्क और कौम के लिए ये कुर्बानी दें और इसके लिए ये करें, या ये कि अभी तक वही खेल नज़र आ रहा है अब तक के कि इनको दबा लो, इसको इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दो, अपने मामला देख लो, या ये कि सिंसियरिटी के साथ ये सोच के कि भाई ठीक है इसी तरह मुल्क मुस्तहकम होगा कि हम तमाम शराइत भी मान लें और जो हमारी मर्जी है कि हम किस किस को गिरफ्तारियां अगर करना है। एक खबर ये भी है कि शायद इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ भी अब मूव किया जाएगा, ये खबर है। और कहाँ तक इससे पूरी होगी या इसका क्या रिजल्ट होंगे, इससे क्या नताइज निकलेंगे इतनी बड़े उसके बाद, तो ये देखिए हमारे जी कॉलर है जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी तो जी वही बात है। असल में ये है कि ये हुकूमत अपने गले में मुसीबतें और प्रॉब्लम्स को कर रही है और इनको संभालना मुश्किल होगा और एस्टेब्लिशमेंट इनको पीछे से कोई गाइड नहीं कर रही तो उन, लेकिन ये तो माशाल्लाह बड़े सारे सीजन जो पॉलिटिशियन हैं तमाम, इन्होंने काफी सारे ही सियासतदान हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं कि आज सियासत में आए हों, तो क्या उनके सामने ये पहलू नहीं है, क्या उनके सामने ये हालात नहीं है? शादी देखे ये एस्टेब्लिशमेंट। हेलो 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 जी, मेरा ख्याल है कि इनकी लाइन में आप कोई प्रॉब्लम है। तो जहाँ ये जो बात हो रही है कि इन्होंने ये चीज़ें इनकी निगाह में नहीं है कि इसके बाद क्यों किस तरह हालात बदलेंगे। ऐसा तो नहीं है, मैं समझता हूँ कि सारे ही जितने इस वक्त तमाम जमातों की जो हुकूमत है PDM की, उसमें तो सारे ही मतलब कोई ऐसा नहीं कि आज वो सियासत में आए हों, उन्हें पता है, उनको अवाम को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं पाकिस्तान की, कोई एक दिन तो नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उनके या तो ये कि उनके ख्याल में कि बेहतरी इसी तरह मुमकिन है कि कुछ गिरफ्तारियां कर दी जाएं और कुछ लोगों को सामने से हटा दिया जाए और उसके बाद महंगाई का जो या जो कर्जा इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है तो उस पर अवाम का बोझ डाल के उसको किया जाए, या कोई और तजवीज़ अगर आप मतलब मैं समझता हूँ कि समझते हैं आप कि कुछ और भी ऐसी तरह की हो सकती हैं या ऐसे इक़दामात हो सकते हैं कि जिनको हम करके मुल्क को एक सही डायरेक्शन में डालें, या तो ये भी सूरत हो सकती है। लेकिन अगर इन पॉलिटिशियन जो इस वक्त जो PDM की गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि नहीं, हल यही है, क्योंकि बकौल हमारे जो कॉलर जो अभी थे उनके बकौल के नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं और अब आप ही लोग करें ये सारा। तो जी हमारे कॉलर हैं, इनको मैं लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, उनकी भी लाइन ड्रॉप हो गई। और जी, तो बात यह है कि क्या सही समत में कोशिश जारी है कि हाँ मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाला जाए। आप सोचिए, देखिए कि डॉलर कहाँ पहुंच रहा है, मुल्क की मईशत का जो बुरा हाल है, इस पे तो सब मुत्तफिक है कि हाँ इस वक्त हालात बड़े ही बहुत ही अबतर की तरफ बढ़ रहे हैं और मज़ीद बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अनलेस कि कहीं से इतना बड़ा जैसे कि IMF कर्जा दे दे। लेकिन IMF की भी तो कुछ शराइत हैं,
वो क्या शराइत हैं आखिर की जिसको मजबूरन मान भी लिया गया है, लेकिन इसका बोझ किस पे पड़ेगा? क्या हुकूमतें अपने ऊपर लेंगी या उसका कोई और हल निकालेंगी कि कहीं से हम इसको इक़दाम करें ऐसे कि हमारे पास डॉलर भी आए, हमारे पास कुछ, या ये सारा का सारा बोझ जो है वो सिर्फ अवाम ही सहेंगे जो कि ऑलरेडी इस वक्त तक इतने परेशान हो चुके हैं। ये तो हकीकत है कि ये तो सब मानते भी हैं, सारे सर्विस को भी एक रखें, लेकिन अगर सिर्फ हम ये देखेंगे वो पॉलिटिशियन जो इस हुकूमत में वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ बहुत अबतर सूरत हाल हो गई है। रीज़न एक लम्हे के लिए चलिए उसको के रखिए एक तरफ, लेकिन इन हालात की दुरुस्तगी कैसे हो? क्या अगर यही हाल है कि IMF से हम ले लेते हैं कर्जा, उनकी तमाम शराइत, और कौन कौन सी शराइत, वो तो अगर देखा जाए तो कर्जा तो मिल जाएगा वहां से, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे या और अब तरीके? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसको इसका आप अगर इसमें शरीक हों और आप कॉल करें, बताइए जो आपकी समझ में आता है कि नहीं जी इससे तो हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ हो जाएंगे, और ठीक है कुछ शराइत मान ली जाए, जो भी उन दोनों का कहें वो मान ली जाए, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम मुल्क के पास कुछ थोड़ा कर्जा आएगा जो कि इस वक्त बिल्कुल खाली हो चुका मुल्क का ख़जाना, तो उसमें कुछ तो आ जाएगा। बाकी उसके नताइज क्या होंगे? क्या बेहतरी की निकलेंगे या अवाम का क्या रिएक्शन होता है अगर उन पर आप और बोझ डालेंगे और उनके महंगाई के सारी चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, बिजली, और ये वो बुनियादी चीज़ें, बिजली, गैस और ये सारी चीज़ें कि इनके बगैर इसके असरात तमाम सब जगह पड़ते हैं। इसके असरात ये नहीं कि सिर्फ बिजली महंगी हो गई तो, बल्कि जिन कारखानों में भी वो बिजली सप्लाई होती है मगर उसके काम नहीं है, और सारा इसी तरह ऑयल है कि वो जब तक गैस नहीं है तो कुछ भी मतलब किस तरह काम आगे चलेगा सारी सारी जगहों पर। तो वो तो एक लाजमी ज़रूरत की, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें हैं, उसकी एक की महंगाई ही सबको मतलब सब पर उसका असरअंदाज होगी, हर चीज़ पर होगी। रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उन पे भी उसका असर पड़ेगा और बराह रास्त अवाम पे भी उसका महंगाई का असर पड़ेगा। तो क्या अवाम इस वक्त ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? और क्या वो इसके न सिर्फ तैयार होना बल्कि क्या वो अफोर्ड भी कर सकेंगे कि हाँ अगर बिजली इतनी हो गई, अगर मेरी किसी इंसान की वहाँ पर आमदनी अगर 3,000 है सपोज, या 20,000 है मैं कहता हूँ, और खर्चे अगर 40,000 के उस पर पड़ जाएं, तो बाकी 20,000 कहाँ से लाए और कैसे करे? उसकी वजह से तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बड़ी खराब हो सकती है कि इंसान मरता क्या नहीं करता, वो फिर चोरी चकारियाँ जो अभी इसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, लूटमार, और भी लोग जो है बेचारे लोगों ने अपने बच्चों को मारा, किसी ने खुदकुशी कर ली, ये सारी चीज़ें जो इनकी इब्तिदा हुई, यही उसकी वजह यही है। और जब ये मज़ीद उनके अफोर्डेबल नहीं रहेंगी सारी चीज़ें, फिर क्या होगा? फिर तो और हालात ख़राब होंगे और गड़बड़ होगी। तो ये सारे चीज़ें देख ली हैं क्या हुकूमत ने? क्या उसके लिए तदारुक के लिए कोई इक़दामात किए हैं? कि हम शराइत तो मान रहे हैं IMF की, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम कैसे टैकल करेंगे? क्या इसके लिए कोई प्लान कर लिया है? या ये कि हम इस वक्त जो है पॉलिटिकली जो है वो दबा दिया जाए, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं उनको अंदर कर दिया जाएगा। तो क़ुव्वत से तो मामलात कभी भी दुरुस्त नहीं हुए। तो कहते हैं ना कि मोहब्बत से दुनिया फ़तह की जा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती तो किसी को भी नहीं दबाया जा सकता, और दबाया वक्ती तौर पे दबाया भी जाए तो उसके भी नताइज बहुत भयानक सामने आते हैं, बहुत बुरे नताइज सामने आते हैं, क्योंकि वक्ती तौर से वो कुछ नहीं कर सकता तो दब जाएगा, लेकिन वो बैठ नहीं जाएगा, वो उठेगा। रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो जब रिएक्शन होगा तो क्या हुकूमत उसको कैसे टैकल करेगी? क्या उसको काबू कर सकेंगे क्या इन हालात को? तो इसीलिए ये है कि अगर ये प्लान किया जाए कि हम इस वक्त मुल्क को किस तरह इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें, बनिस्बत इसके कि ठीक है कहीं से पहले कर्जे का तो कर दिया जाए, कुछ पैसा तो आ जाए, कुछ दिन तो गवर्नमेंट चल जाए, कुछ दिन तो हम निकाल लें, तो वक्ती चीज़ें तो फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद तो फिर वही मसाइल तो सामने ही खड़े हैं, हल तो नहीं हुए। हल के लिए क्या सोचा जा रहा है? अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कहते हैं कि इलेक्शन जो है असेंबली अपने वक्त पूरा करेगी, तो क्या इतने टाइम में हालात संभालने का टाइम मिल जाएगा? ये वक्त मिल जाएगा कि इसको हम मुल्क को किसी एक्शन पे लेके चलें और उसको बेहतरी की तरफ लेके चलें कि अवाम को कुछ रिलीफ भी मिले, प्लस ये कि मुल्क की मईशत भी संभले। तो उसकी तरफ क्या इक़दामात किए जा रहे हैं?
वो अगर आप लोगों के इल्म में तो ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों, कैसे उन्हें किया जा सकता है, और किसको ये कहा जाए कि भाई इन चीज़ों को तो देख लें, और क्या वो देखेंगे भी या नहीं। इतने सवालात हैं, इसलिए कि इतना टाइम हो गया और ये सूरत हाल काबू नहीं आ रही है। हर दिन कुछ हमें नई चीज़ें मिलती हैं, कुछ और परेशान कुन खबरें मिलती हैं, कुछ और परेशानियों में इजाफा ही होता है। तो आखिर क्या वजह है कि उस पर क्यों नहीं ये कि सोचा जा रहा, किया जा रहा या देखा जा रहा? क्योंकि तमाम सियासतदान जो इस वक्त हैं, जो पार्टीज़ हैं पीडीएम की, वो कोई आज तो नहीं है, तो काफ़ी टाइम से हुकूमत में है, हुकूमत मतलब सियासत में है, और उन्हें पता है कि अवाम को क्या मुश्किलात है, उन्हें पता है कि किस तरह के हालात से इतने अरसे से दो चार हैं अवाम। तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, उनके लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। और अगर उनको सोच के ये फैसले हो रहे हैं कि ठीक है, अगर हुकूमत ये समझती है कि हम इस फैसले से हमारे बेहतर नतीजे निकलेंगे, तो खुदा करे ऐसे ही हो। हम सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश तो यही है, और जो भी इक़दाम किए जाएँ। लेकिन क्या ये इक़दाम काफ़ी हैं, या ये कि अब जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया, जैसे कि फवाद चौधरी साहब, उनकी गिरफ्तारी है, कुछ एहतजाज भी हुआ आज इनके चीफ मिनिस्टर के मोहसिन नकवी साहब के बनने पे, वो भी एहतजाज हुआ। तो क्या ये एहतजाज ऐसी होके ख़त्म हो जाएगा, या इससे परेशानी, यानी अगर इनको, इन सब को जो आज एहतजाज करने निकले, क्या उन सबको गिरफ्तार करके अगर रख दिया जाए तो उससे क्या बेहतर हो जाएंगी, क्या हालात को काबू पा लिया जाएगा? तो ये सारे चीज़ें, ये सारे मामलात हैं। मेरा ख्याल है कि चलिए आप लोग भी इसमें अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक टाइम। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha Ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha Ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं और जहाँ से हमारी जो बात हो रही थी कि इस वक्त जो हालात हैं उन पर, तो अभी जो कॉलर हैं हमारे, जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं इधर से मिसिसागा से बात कर रहा हूँ। जी मेरे ख्याल में ऐसा है कि सब लोग जानते हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये जो दुनिया है ये इस वक्त 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UNO के अंदर वो है, फिर आपके ये यानी ये सारी मालियाती IMF है। जी IMF तो खैर वही उसी के अंदर ही आ गई। जी फिर आपके ये इकोनॉमिक फोरम है। जी ये लोग कौन हैं, ये इनको कौन चलाता है, ये कहाँ से आते हैं, इनके पीछे कौन है, कोई दुनिया का बंदा नहीं जानता। ये जो बंदे हैं, ये जो ग्रुप हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 3-4, ये कौन कंट्रोल करता है ये सबको पता है। जो इनको कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेरी किस्मत है, इसके फैसले ये लोग करते हैं कि किससे जंग करनी है, किससे कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन फैसला इन्होंने करना है कि किसके ऊपर चढ़ाई करनी है, किस मुल्क को सांस लेने देनी है, किसको नहीं लेने देनी। आपने देखा था कि आप मतलब खुद जानते हैं डॉक्टर साहब कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो यूरोप का क्या हाल हुआ था। यूरोप बिल्कुल बर्बाद हो गया था, ना कोई चीज बची थी, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया निकल गई, ब्रेन ड्रेन हो गया, पैसे निकल गए, बर्बादी और एक दूसरे के साथ दुश्मनियां। किन लोगों ने पैसे दिए, किन लोगों ने वहां से जंग का जब मसला खत्म किया, किन लोगों ने उसको कहा कि नहीं ये हमारे फायदे में है कि इनका तरक्की करना, इनका अपने पांव पे खड़ा होना, वो पैसे कहाँ से आए? ये बिल्कुल लुकी छुपी बात नहीं है। अब ये है कि हम अगर मांगे या हम जाके उनसे मदद मांगे कि हमारे हालात इस किस्म के हैं, हजारों चीजें हैं जिसकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे, और कभी भी हमें नहीं मिलेगा उस वक्त तक जब तक आप उनकी हर शर्त को ना माने, क्योंकि उनके ये फायदे में नहीं है, उनके ये एजेंडे में नहीं है कि आप लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं। जब आप खड़े होंगे आपको किसी न किसी छोटी सी इशारे पे आपको किसी ऐसी दलदल में भेज देंगे तो ये करेंगे। अभी ये जो लोग बैठ के यहाँ पे जी वो देखें कितने थे जी, वो जी भीख मांगने चले गए, वो जी मांगते फिरते हैं, और फिर यही कह देना लो जी मैं वो किस होटल में जाके जी आके बैठे थे, किस होटल और पास से गुजरे। मैं शर्त दे के कहता हूँ कि इनमें से जो बंदे जो होटलों का रेफरेंस देते हैं कभी उस होटल के अंदर रात क्या गुजारी पास से भी नहीं गुजरे होंगे, और वो बाहर आके डिस्कस करते हैं कि जी वहाँ पे पॉलिटिशियन क्या डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन देना, जब और इन चीजों को ना देखना कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल जो लोग हैं, ये जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनका इन्फ्लुएंस कितना है। इस तरह के ऐसे आके हाँक देना, और वो जी जो दुबई में था जी वहाँ पे फलाने होटल में वहाँ ये बात हो गई, और जी शिकागो में वाशिंगटन में ये बात हो गई, वहाँ पे होटलों पे ये आके कह देना जी टैक्सियों पे फिरते हैं और जी इतने महंगे महंगे नाश्ते करते हैं। ये सब डिसइंफॉर्मेशन और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली, यानी इन बातों का कोई अहमियत नहीं है। जो असल बात वो ये है आपको इन लोगों की बातें माननी पड़ेंगी,
आपके पास चॉइस नहीं है, आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, आपके पास पाकिस्तान के पास क्या ऐसी प्रोडक्ट है, कौन सा ऐसा टैलेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया के पास नहीं है। आपके पास जो है उसके आपके अपने खित्ते में हजारों उसके कंपेटिटर्स हैं और आपसे बेहतर हैं। कोई टेररिज्म का इशू नहीं है, कोई मजहबी डिवाइड नहीं है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। अब तो इस मुल्क जो है दिवालिया की उस पर पहुंचा हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं, ना एक्सपोर्ट है ना। कैसे नहीं पहुंचेगा मुल्क का दिवालिया, कैसे नहीं होगा जब आपकी गवर्नमेंट एक प्रॉपर चल रही थी और आपको एक बंदा निकल के जब देखा कि जी पैसे आने शुरू हैं, सीपैक चलना हुआ है और आपके चाइना के सदर आ रहे हैं, तुर्की के आ रहे हैं फलां, और आपका बंदे जाके आप ही के जो सो कॉल्ड लीडर हैं वहाँ पे इस्लामाबाद का घेराव कर लिया, वहाँ पे कब्रें खोद दी, वहाँ पे कफन लटका दिए, वहाँ पे जनाब टेलीविजन पे हमला कर दिया, मैं निकलने नहीं दूंगा, मैं आने नहीं दूंगा, मैं बैठने नहीं दूंगा, और पाकिस्तानियों को कह रहे हैं ये बिल जला दो, ये हुंडी के जरिए। ये बताएं मुझे, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातें हो रही थी कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो? ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए बातें हो रही है। अच्छा मैसेज जा रहा था पूरी दुनिया को कि हमारे साथ कारोबार करो। उनको तो पता साफ चल रहा था कि कोई भी किसी वक्त आके कुछ भी कह देगा, जो पिछली जो गवर्नमेंट थी वो उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना। यानी ये पॉलिटिशियन की हरकतें हैं ना। आप देखें ये पॉलिटिशियन, ये किस तरह के पॉलिटिशियन है। पहले जी मैं नहीं निकलूंगा, मैं इस लानत भेजता हूँ इस असेंबली पे, अब जब निकलने की बारी, अब मैं वापस कैसे आऊँ, मुझे कोई रास्ता दिया जाए, मुझे कोई चोर दरवाजा दिया जाए। यार ये पॉलिटिशियन कैसे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ बड़ा अच्छा था या जरदारी बड़ा अच्छा है, अब ये कि इस तरह की चोर चालें चलेंगे तो फिर जाहिर है वो भी चलेंगे, ये तो फिर पॉलिटिक्स है। आपने किस तरह के फैसले किए, अब आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको दिवालिया हो रहा है तो ये पाकिस्तान के हक में है कि आप इतने अरबों रुपए अब लगा दें। अच्छा फिर ये देखिए आप इसमें आपके इस तक पहुंचाने में आपका जो इस पाकिस्तान का सो कॉल्ड सबसे पॉपुलर लीडर है उसके घर में ये खुरा जाता है, आपके चीफ जस्टिस के जो इन्वॉल्व था इसमें, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व था कि पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाना। उन्होंने समझा कि अपना अपना हिस्सा मानते थे। यार ये देखो चीफ जस्टिस कह रहा है कि जितनी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर के काफिले में होनी चाहिए उतनी मेरे भी होनी चाहिए, ये मुझसे ज्यादा लायक है, ये मुझसे ज्यादा जरूरी इसका है। यही मतलब है ना कि हम सब जिम्मेदार हैं, तमाम जो एलिट क्लास है और जितनी कि वो सारे सब क्यों हैं। लेकिन आपका अपोजिशन लीडर कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, आपके अपोजिशन लीडर के ऊपर कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी आती है। आपके अपोजिशन के लोग ये जो लोग आके हमें बताते हैं कि 10,000 में कितने सिफर होते हैं, ये लोग हमें आके बताते हैं कि जी फलां दुबई में मैं था, और कुछ आके कह देते हैं जी मैं 68 से यहाँ पे आया हूँ, जैसे पता नहीं 68 में आके वो ना कालों में वो शामिल होते हैं ना गोरों में शामिल होते हैं। वो हर शय को जो है वो जो समझते हैं कि दो लफ्ज 3 एंड हाफ कहना आ गया तो अब वो दानिश्वर हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब आप इसको एनालाइज कीजिए, देखिए इसमें किस बंदे ने हिस्सा डाला है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक बंदा था, सिर्फ एक बंदा, देखिए सिंगापुर की मिसाल ले लें। जी जी ये कौन एक ही बंदा था ना। आप उसका इंटरव्यू पढ़ के देख लें, उसकी बंदे की काबिलियत देख लें, उस बंदे ने किस तरह से अपने हाथों से उस मुल्क को बनाया और क्या था वहां पे। वो आपसे बेहतर कौन जानता है कि सिंगापुर ने आजादी ली नहीं थी। सिंगापुर को किक आउट किया था मलेशिया ने, क्या दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फिर देखें फिर एक बंदे ने उसको कहां तक पहुंचाया। वहां पे इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, मलेशियन भी हैं, चाइनीज भी हैं। ये कौम क्या होता है, ये होती है कि आप रोज जाके बंदों को लेके इंग्लैंड उसके जाके खड़े हो जाएं, चोर 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 चोर। आपके घर में डिवाइड हो गई है। लेकिन अब ये डिवीजन तो हो गई है, लेकिन अब मसला इस वक्त जो है ना, नहीं जो सूरत हाल है, इस रवैये से कौम बनाएंगे ये मुझे बताइए। ये अपोजिशन लीडर से ये कोई पूछे इस वक्त कौम तो आपके माना कि आपके 1 करोड़ वोट है, 1.5 करोड़ वोट है, मैं मान लेता हूँ 2 करोड़ वोट है यार, लेकिन बाकी के कौम को आपको सही करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? यही है कि सबको मार दूंगा, मैं सबको जलील ख्वार करूंगा। क्या प्रोग्राम दिया है कि उनको अपने साथ मिला के हमने मुल्क बनाना है? क्या आपके पास कोई ऐसी एजुकेशन की बात की है कि उन सबको मिला के, यानी 3-4 अस्पताल बना दिया। अब ये है कि मैं जो कहूँ, मैं आपकी दुनिया में आपका खुदा हूँ, जो मैं कानून कहूँ वो जिसको मैं चाहूँ अंदर कर दूं, जिसको चाहूँ मैं निकाल दूं, जिसको चाहूँ मैं डाल दूं, जिस चोर को मैं साथ लगा लूं, जिसको मैं ना चाहूँ वो चोर है, वो
वो मीर जाफर है, वो तो मीर फलाना इन साहब ने कितने अरसे मुल्क को बिगाड़ा, बकौल आपके जो आपने बताई है जिन चीजों की निशानदेही की है, कितना अरसा लगा इन्हें बिगाड़ने में? देखिए, इन गलती आप देखिए, कारोबारी लोग हैं, आपकी कंपनी चल रही है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक फैसला आपकी बर्बादी का सबब बन सकता है, आपकी कंपनी को लेकर डुबो सकता है। आपकी नजर से कितनी कंपनियां गुजरी हैं? बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूँ दुरुस्त है, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ दुरुस्त है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी पिछले 75 सालों में बहुत बेहतरी की तरफ मुल्क चलता चला जा रहा था और अचानक ऐसा है कि दूसरी उनका मालनामा भी तो है, वो उनको लोग कितने लोग हैं जो तारीख की गर्दिश में घूम गए, उनको को पूछने वाला नहीं है। वो ही लास्ट करेगा जिसने दी है, प्रोग्रेस दी है। अब फौज की जूतियां पड़ रही है ना, उनके लिए बचने का कोई सामान नहीं, कि सबको पता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा लिया है। हम मानते हैं कि इनकी हमारी हिफाजत इन्होंने की है, हमारी हिफाजत इनके जिम्मे है, लेकिन यार एक बंदे को नहीं आती। ये पॉलिटिक्स एक डिफरेंट गेम है, ये सियासतदानों का ही काम है। और मैं बिल्कुल अच्छा, तो इस वक्त तो सियासतदानी की हुकूमत है ना, इस वक्त तो टोटल कुत्ता निकालना पड़ेगा। पानी साफ करने के लिए, पानी पीने के लिए कुएं से कुत्ता निकालना ही पड़ेगा आपको। अब जो कुत्ता है वो निकाल के फेंकें, इसको क्लीन करें और कहीं से शुरू करें। तो कौन करेगा ये काम? ये काम कौन करेगा? देखिए, ये तो फिर सिर्फ एक ही बात है। जी वो आपके शफाफ इलेक्शन। जी, आप और रखिएगा जब कभी भी हो, लेवल प्ले फील्ड मिले हर एक को। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी इनकी बात पूरी हो जाए, हमारे कॉलर हैं। सर, आप कॉफियों की बात क्या पूरी सुन रहे हैं? अरे कॉफियों की बातें मैंने आपको बोला सर, ये देखिए नहीं आप देखिए नहीं आप देखिए सुनिए नहीं जब मैं फोन ही नहीं करता, मैंने कहा कि ये इतनी देर से बकवास नहीं देखिए ऐसे नहीं किया ये, देखिए प्लीज नो देखिए नहीं उन्होंने कोई गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे हैं। वो देखिए वो कोई गैर अखलाकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ख्याल उनका देखिए नहीं उन्होंने किसी को नहीं सुना। बिल्कुल न्यूट्रल ही जा रहा है, लेकिन देखिए वो अपने नहीं देखिए इस तरह नहीं वो गुफ्तगू नहीं। अच्छा चलिए मैं आपकी कॉल ड्रॉप कर रहा हूँ। देखिए आपसे माजरत वो देखिए अपनी बात आराम से कर रहे हैं, अपने दलाइल दे रहे हैं। आप अपनी बात जरूर रखिए, नहीं सच, लेकिन आप अपनी बात सच्चाई से रखिए, और उनकी बात पूरी होने दें, फिर मैं आपकी पूरी गुफ्तगू सुनूंगा। लेकिन आप जी और लेकिन आप अपनी बात कीजिएगा, अपने ख्यालात का इजहार, ये नहीं कि किसी दूसरे पे हम कुछ कहें। इसका निकाल लें जी किसी घटिया खानदान। अच्छा चलिए देखिए यहाँ हम लोग भी देखिए इस तरह की गुफ्तगू के लिए नहीं बैठे। देखिए लेकिन एक मिनट, अच्छा अब ये हमारे एक और कॉलर हैं, इनकी बात सुन लीजिए। ये अच्छा ये एक और हमारे कॉलर हैं। जी किसी तो मैं अपनी जी मेरा का है और 68 भी मेरा का है, वो पसंद हो रहे हैं। इसको है कि शब्द है, आप अपनी बात बंद करो और बात करो। जी मैं ही कह रहा हूँ कि होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया आपने ये कही कि जी बिल्कुल पर्सनल होने की जरूरत नहीं, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी बात करें। बंद करो। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अपनी ख्यालात का इजहार करें, अपनी बात करें, अपना जो भी पॉइंट से दलाइल है वो बात करें। जी कौन साहब है इस लाइन पे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नकवी साहब पाकिस्तान से इशफाक बात कर रहा हूं। जी अशफाक साहब कैसे हैं? जी आप बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सर। मुझे नकवी साहब आज आपको प्रोग्राम करते देखा तो कॉल कर ली है, बहुत शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम में बैठे। आप तो मुझे भी मौका मिला इस हवाले से नहीं जरूर आप सब जी तो सब नकवी साहब सबसे पहले एक कादर सजाद आया था, इसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें इमरान खान बहुत पसंद है ना, तो अपने घर ले जाओ। किसी दूसरे कादर को इस तरह तुम बकवास या इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकते, ठीक है? हाँ नहीं किसी के लिए भी गलत अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। जी आप अपना बताइए, बड़े दिन बाद आप आएंगे तो आप बताइए आपका क्या इस मौजूदा सूरत हाल पे, जो इस वक्त आज हमारा मौजू यही है कि IMF के तमाम शराइत मान ली गई हैं और उसके बाद देखिए कि क्या उसके असरात होंगे।
तो इस बारे में आपकी क्या राय है, ये सवाल था। नकवी साहब, उसके बारे में मेरी राय ये है कि क्योंकि मैं पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पे, अपने घर की ना, मैं अपने घर की बात करता हूँ, किसी जी तो अभी गंदम की फसल आने वाली है ना, कोई 2 माह बाद, तो गंदम मैंने खरीदनी है पूरे 1 साल की। तो नकवी साहब, पिछली दफा वो गंदम आई थी 22,500 रुपए की मेरी ना तकरीबन। तो इस बार मैं जो कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, वो मुझे लगता है कि वो 70,000 के करीब आएगी गंदम इस वक्त जो हालात हैं। भाई ये जो IMF के जो तमाम मुज़ाकरात नकवी साहब मान लिए गए हैं, बिजली के, गैस के, तमाम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, लेवी बढ़ा रहे हैं, तो इसका बराह रास्त सीधा सीधा असर तो महंगाई पे, इस चीज पे तो कोई शक नहीं है। तो आप ये देखें, अभी देखें ना कि अभी कुछ कॉलर आते हैं ये सजाद जैसे, और कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। मुझे ये बताइए कि आप पीछे चले जाइए 2018 से पीछे, 5.4 GDP ग्रोथ थी पाकिस्तान की, ठीक है, बेशुमार डॉलर पड़े थे पाकिस्तानी खजाने में, वो किधर चले गए हैं? वो शहबाज शरीफ तो हुकूमत नहीं ना कर रहा था उस वक्त, 3 माह 37 में ही नहीं है, तो इमरान खान हुकूमत करके गया ना। तो भाई मुल्क को उस कंगाल पे, उस दहाने पे इमरान खान पहुंचा गया है अपने साथियों समेत करप्शन करके। तो इसका अजाला तो फिर हम अवाम को ही भुगतना है। ये सियासतदान तो एक दूसरे को कुछ कहते रहेंगे, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहेंगे। ये तो शुरू से चलता रहा पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। अगर अब कुछ महंगाई आएगी या कुछ मुश्किलात का सामना नकवी साहब लोगों को करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, कुर्बानी देनी पड़ेगी। IMF पे जो मुजाकरा था, और ये जो मुआहदा IMF के साथ हुकूमत ने किया, ये शहबाज शरीफ ने नहीं किया है। मैं इन लोगों को बता दूं, ये 5 साल के लिए मुआहदा करता है IMF किसी भी मुल्क के साथ, अगर करता है तो 5 साल के लिए करता है। तो वो मुआहदा इमरान खान ने किया, ये तोड़ नहीं सकते उस मुआहदे को, तोड़ने के हल नहीं है ये PDM की हुकूमत इस वक्त। तो वो तो मुश्किलात में गुजरनी पड़ेगी। तो लिहाजा मैं अभी पूरी उम्मीद हूँ कि आप देखेंगे इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हुकूमत बनेगी, उसके बाद 1 साल मुश्किलात का लोगों को जरूर गुजारना पड़ेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह वो 2017-16 वाले जो हालात हैं नवाज शरीफ के अंदर, हाल भी होंगे। जी आप होल्ड रखिएगा। आपको क्लियर बात बता रहा हूँ नकवी साहब, जी पाकिस्तान से साथ बोल रहे हैं पूरे वाले से। जी नहीं देखिए, नहीं आप अपनी बात कीजिए, सुनिए उनकी बात पूरी होने देंगे, सुनिए उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। पूरी बात करें। जी वो उनकी बात से जी वो किसी का नाम नहीं ले सकते, उसने 3 दफा सजाद का नाम लिया है। चलिए नहीं, अब वो देखिए मैंने उन्हें रोका, और वो अपनी अब इस वक्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, मैंने उन्हें भी रोका। जी अभी आपकी बात हम सुन, देखिए आपकी बात से भी अभी सुन, जी ठीक है, अच्छा जी आप अपनी बात पूरी कर लें अशफाक साहब, तो फिर आपकी तरफ आप जी होल्ड कीजिए जरा, तो फिर आपकी बात भी सुनते हैं। जी फरमाइए, आप अपनी बात पूरी कर लें। नकवी साहब, मैं देखिए ना पाकिस्तान की बात करूंगा, इस वक्त कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बेपनाह महंगाई है, और जो मजदूर तबका है वो 2 वक्त की रोटी से इस वक्त पाकिस्तान में तंग है। इस चीज में कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के बहुत ही बुरे हालात हैं इस वक्त। जी लेकिन ये हालात इंशाल्लाह नकवी साहब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। वो एक कहावत है ना कि एक तैयार फसल हो किसी भी चीज की, उसमें से अगर सूर गुजर जाए ना तो वो काफी फसल को नुकसान करता है। ये कहावत है, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा ना, ये मैं मिसाल नहीं बिल्कुल आप बड़ी अच्छी बात पाकिस्तान के हवाले से और बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, जो भी आपके ख्यालात हैं बिल्कुल बहुत अच्छा है। जी पर कंप्लीट कीजिए अपनी बात। और एक बात मेरी और सुन लेना, ये मौसम नकवी के ऊपर इनको बहुत ज्यादा इतराज है। जी आप होल्ड रखिए। जिसके साथ टाइम लेके मिलने गया था इमरान खान, जी बहुत बुरा लगा। ये चलिए एक तरह का अगर देखा जाए तो ये एक एहसान फरामोश आदमी है इमरान खान, मैं समझता हूं। चलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तवक्कुआत कर रहे हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने, तो वो बिल्कुल गैर जानिबदार है, और इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छी बात है। तो कोई पाकिस्तान का RTS बंद कर सकता है, और ना भी इमरान खान को कोई पाकिस्तान के अंदर जितवा सकता है। ठीक है, मुझे दोबारा मौका देना। जी आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हमारे एक और कॉलर है उनसे मैं बात करता हूँ, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। ओके जी आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी सर। अच्छा, आसमान रंग बदलता है कैसे कैसे। अभी मैं बस बात करूंगा टॉपिक के ऊपर, ये बस आखिरी कॉलर के बारे में। आप वही आपसे कहता हूँ, आप नए आए तो आपको पता नहीं, नहीं रोज आप आ रहे हैं ना आजकल में, वैसे तो आप आते रहते हैं माशाल्लाह। नहीं और वैसे भी देखता प्रोग्राम जरूर इन टच रहता हूँ मैं। जी अगर आपको याद हो, ये लास्ट वीक की बात है, ये कह रहे थे रायगढ़ से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक सीट नहीं जीत पाएंगे, समझे आप। आज इमरान खान आज 2/3 उससे जो है मुस्लिम लीग नून जीत रही है। मैं क्या जवाब दूं सर छोटे लोगों को। चले आप टॉपिक पे बात कर लो। जी जरूर बहुत अच्छी बात। जी सर, अब आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। जी नहीं, एक खबर ये भी है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाए।
आप हो तो जाए। मैं तो चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान किसी एक करवट बैठ जाए, समझे आप? ये रोज रोज का जो नाटक ये हुकूमत कर रही ना आपकी पीटीएम, ये किसी एक करवट बैठ जाए कि फिर आप ये देखिएगा इमरान खान को इनमें इतना तप्पड़ है, अगर गिरफ्तार करने का तो करके दिखा दे मेरे भाई। तो आप समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से मसले हल हो जाएंगे इमरान खान की? मतलब किसी ऊंट, आप कह रहे हैं किसी करवट बैठ जाए? बिल्कुल तो मेरे भाई, फिर ये होगा ये कि पूरे रायबंद से लोगों को जब निकाल के घसीट के निकाल के मारा जाएगा ना, जी तो ये सब अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि वही बात है, 22 करोड़ 24 करोड़ की आवाम साथ है मेरे भाई। जिसके साथ आवाम है उसके साथ मुल्क है, आप ये समझ लें। ये इमरान खान के लिए बहुत बेहतर होगा कि आपने देखा, पिछली आप तारीखें उठा के देख लें कि जो जो इन्होंने कदम उठाए इस पीटीएम ने, वो इमरान खान के फेवर में गए। कोई भी आप चीज उठा के देख लें आप। अब लोग इस चीज से तंग आ चुके हैं, वो भी यही लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आर या पार वाली बातों पर। सही, क्योंकि मेरे भाई मुल्क आप देखें किस नतीजे में पहुंच गया। आज की तारीख तक बिजली वापस नहीं आई है पूरे पाकिस्तान में, अगर आपको पता ही है नकवी साहब। जी, मुझे वो सारे हालात देख रहे हैं हम लोग सब। और ये कोई फॉल्ट नहीं था मेरे भाई, ये कोई फॉल्ट नहीं हुआ है कि कोई फॉल्ट हुआ है। ये तो हुकूमत आपका झूठ बोल रही है कि फॉल्ट हुआ है। आपका मुल्क यानी हमारा मुल्क इस वक्त खत्म हो चुका है। श्रीलंका से बदतर हालात हो चुके हैं मेरे भाई। जो पाकिस्तान इस नतीजे में पहुंच चुका है इन्हीं 70 साल से जो इन लोगों ने मुल्क को खाया है। 70 साल तो नहीं कहूंगा मैं, 50 साल से जो इन लोगों ने मुल्क को खाया है, ये खत्म कर दिया था। इन हालात में आप समझते हैं कि अगर फवाद चौधरी और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उससे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? मेरे सर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि गिरफ्तार करें, बिल्कुल करें। ठीक है। ये आप देखिए, जो लोग पूरा मुल्क खा गए, वो जो है उनको कितनी इज्जत दी जा रही है। जी आप ये सोचिए, वजीर आजम बनाया जा रहा है, वजीर आला बनाया जा रहा है। जी, आप बोल रखिएगा। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बोल रखिए। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और जो मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो मेरे भाई, ये हमारा पाकिस्तान है। तो अगर हम पीछे नहीं जाएंगे तो आपका ख्याल है कि आगे की तरफ बढ़ेंगे? नकवी साहब, चले आप दूसरे कॉलर को लेंगे, फिर मैं आता हूँ। जी, आप फरमाइए। ये देखिए, ये इंसाफ की मतलब जो है ना, ये धज्जियां वाकई उड़ती हैं अपने मुल्क में। आप देखिए, वो राना सनाउल्लाह के ऊपर कैसे केस डाला, उसको कैसे कितना अंदर रखा। अब हर उस बंदे को अंदर रखा जिनके साथ थोड़ा सा भी डर था, खौफ था। पहले उनके साथ उनसे पैसे खाए गए, फिर उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, फिर वो सरकशी की गई, और उसके बाद ये सारा ये बिल्कुल। जी, आप बोल रखिए, ये बात अपनी पूरी कर लें तो मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आपकी बात मानता हूँ कि इंसाफ जो है बड़ा, सबसे बड़ा मसला हमारा उस दिन भी बात हो रही थी, यह इंसाफ का है। सब अदालतें ठीक काम करना शुरू कर देंगी जिस दिन से घरों में इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। हम लोग आपस में इंसाफ करना शुरू कर देंगे, बहन भाई आपस में इत्तेफाक, मियां बीवी इस तरह से इंसाफ करेंगे तो ये माशरा उसी वक्त सही होगा। ये बाहर से आके किसी ने नहीं करना। अगर कोई ये कहे कि जी IMF सही कर दे और कर्जे लेके सही हो जाए, और फिर कोई बाहर से कुछ नहीं, तो ऐसे ही जूतियां ही हैं। नहीं तो वो तो उसका मतलब, उसका तो जरूरत इसलिए है कि खजाना खाली है, तो आखिर कहीं ना कहीं से कुछ आए तो वो हुकूमत को कुछ यानी मुल्क को कुछ इस्तेकाम में। कुछ लोग हैं वो उठते हैं, उनको बड़ी मायूसी होती है कि पाकिस्तान अभी तक बैंकरप्ट क्यों नहीं हुआ। अब वो फिर ये शुरू कर देते हैं बैंकरप्ट तो हो गया, बता नहीं रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं मानता हूँ हालात, आप देख लें यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे आपको पता है कि होमलेसनेस कितनी हो गई है। आप परेशान हो जाएंगे। आप जरा तो शहर से बाहर से देखें ये जो लेकिन तब भी अगर आप मुल्क की मईशत को इनकी देखें तो उसके वो हालात नहीं हुए कि जो बिल्कुल अबतर होने के। डॉक्टर साहब, ये अमीर तरीन मुमालिक हैं। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तो ये है कि यानी बहुत ही, अभी हमारे जो कॉलर में इनसे पूछता हूँ कि जी आप बताइए आपकी क्या राय है। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी साहब। जी, मैंने अभी सुन रहा था आपके कॉलर्स को। एक कॉलर तो बहुत जज्बाती हैं, वो आके कह रहे थे कि जी रायविंड से निकाल के और घसीटेंगे और ये वो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं। चलिए आप अपनी बात कीजिए। उसके बारे में मैं तो ये कह दूं कि एक बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम नहीं। चलिए, एक शेर में आपने पूरी बात कर दी। जी, आप पाकिस्तान की सूरत हाल पे। जी, मैं उसमें ये बताऊं कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी हैं, अदालत भी है, रेंजर्स भी हैं, फौज भी है, गवर्नमेंट भी है। ये जो अलिफ लैला की तरह सोचने का अंदाज है ना, इसको जब हम तर्क कर देंगे तो फिर कौमें ऐसे नहीं बनती।
वो इस तरह वो इंडियन फिल्म देख के आप अपनी इमेजिनेशन में सोच के कि ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। इसके इसमें इमरान खान ने किए हुए हैं, जुर्म किए हुए हैं, गलत विक्टिमाइजेशन की हुई है, स्नैप के अंदर लोगों को दिया हुआ 6-6 माह, प्रूव नहीं हुआ, तो अब इनकी बारी है। तो थोड़ा हौसला कर लें, थोड़ा हौसले से सह लें। तो मैं तो ये कहूंगा जिस तरह वो करते हैं ना दुआ, मैं भी दुआ करता हूँ और हाथ उठा के करता हूँ कि अल्लाह करे कि इमरान खान 1 मिनट से पहले गिरफ्तार हो, ताकि उसको पता चले कि लोग कैसे जेलों में टाइम गुजारते हैं, उसको पता चले कि जरदारी ने 14 साल कैसे गुजारे, उसको पता चले कि दूसरे लोगों के ऊपर कैसे गलत इल्जाम लगाए जाते हैं और उसके रिपरकशंस क्या होती हैं। वो अब कल भी जेल तो वो जा चुके हैं, लेकिन ये कि जरदारी साहब तो उन्होंने तो बड़ा तवील टाइम गुजारा उन्होंने, नो डाउट अबाउट इट। वो कौन सा जेल गए हैं अभी तो उन्होंने वो देखा नहीं है, तो मेरी तो दुआ है कि वो उसको जाना चाहिए। जी चलिए आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं हाँ जी अपनी बात जी। फवाद खान गिरफ्तार हो गया, लेकिन हुकूमत से अभी उसकी कोई तस्दीक नहीं आई। जी वो तो फरूक हबीब ने एक ट्वीट किया है और उसके बाद जो है वो लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने कैसे। जी आप होल्ड रखिएगा। जी बात जारी रखिए। जी और वो उस तरह ख्वाहिशें पूरी नहीं होती मेरा भाई, वो इंडियन फिल्म में ही होता है। जो आप सोचते हैं ना, वो पाकिस्तान में एक मुल्क है, एक वजूद है, एक नेशन है। बिल्कुल सही। वो नेशन वो फिल्म नहीं लगी हुई कहीं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। चलिए ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। आप ऑन एयर हैं? हेलो नहीं जी हमारे कोई और कॉलर जी, आप ऑन एयर हैं? जी इमरान, आपने सही फरमाया कि इमरान खान भी गिरफ्तार हो चुका है। बिल्कुल सर, 1 हफ्ते के लिए गिरफ्तार हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, सही है। मगर जरदारी साहब की जो आप बात, जरदारी साहब, सॉरी मेरे मुंह से साहब निकल गया, आसिफ अली जरदारी की जो आप बात कर रहे हैं मेरे भाई, जी कि 14 साल 12 साल जितने साल भी जेल काटी, वो कोई जेल काटना होता है मेरे भाई? जेल काटते हैं नेल्सन मंडेला जैसे लोग, समझे आप, ये होती है जेल। इसको आप जेल कहते हैं कि जी 5 स्टार होटल के जैसा उनको कमरा दिलाओ, सही है। सबसे बढ़ के बाद उन पे इल्जाम, मेरे देखिए टॉपिक कहीं और निकल जाएगा, वहां से बड़ी जी आप अपनी बात कीजिए। जी आप किसने मुकदमे किए, किसने क्या किया, उनको पकड़ो। अच्छा, बात हो रही है कि जी इमरान खान गिरफ्तार अगर होते हैं जी, तो मेरे भाई मुझे आप ये बताइए कि किस सबूत के ऊपर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? मेरा तो सवाल है, कोई सबूत तो हो कि वो क्या नाम है प्ले बॉय थे इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, या वो वजीर आजम थे मुल्क के इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है? वजह तो बताई जाए। तोशाखाना का सबूत का है जो आपने गिरफ्तार किया, आप फॉरेन फंडिंग का सबूत का है कि आप गिरफ्तार करें मेरे, तो इस बात का कोई इम्कान है नहीं। ये सिर्फ अब इनके पास कोई दूसरा जवाब नहीं रहा है कि ये 3-4 महीने किस तरह हुक्मरानी और करें इस मुल्क के ऊपर। ये पता नहीं क्या चाह रही है ये हुकूमत के अवाम के साथ क्या हो मेरे भाई। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे मुल्क के साथ ये क्या करना चाह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये पाकिस्तान बिक गया है मेरे भाई, ये पाकिस्तान हमारा बिक चुका है अब। चलिए ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई जी। अब आप नकवी साहब ये कहना चाह रहा हूँ जी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर बात वहीं पे आ जाती है अदालतों के ऊपर। अगर अदालतें अपना सही काम करें, अगर तो देखें इन्हीं अदालतों ने चलती हुई हुकूमतों को घर भेजा है, इन्हीं अदालतों ने बेशुमार लोगों को कई साथ बेगुनाह और बेग किया है। अब इन्हीं अदालत ने अगर फर्ज करो इमरान खान को करना है, उनके भी 50 केसेस लगे हुए हैं, तो फिर हमें वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये वही अदालतें हैं जिन्होंने इसे सादिक और अमीन कहा था। और अगर आप वो ये कहेंगे कि भाई बताओ ये तुमने $3 मिलियन ज़कात के पैसे अगर आपने लगाए हैं तो आपने किसकी अथॉरिटी से लगाए हैं? अब वो पैसे डूब गए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? उसको देने वाले में तो मैं भी हूँ, जो पैसे दिए हैं आप भी हैं उसमें पाकिस्तान का जितने बंदे बाहर हैं, उसने जो अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक दिया हुआ है। चलिए अब एक बंदा है कि आप उसको पैसे देते हैं और ऐसे ही है जैसे मैं ज़कात इकट्ठी करूं, मैंने गरीबों में बांटनी है। और अभी तो ये नहीं पता कि किस उसमें, अभी तो ये नहीं हुआ जी अभी ये नहीं पता कि किस उसमें किया जाएगा। बहरहाल एक अफवाह थी या जो एक खबर थी कि ऐसा होने जा रहा है, शायद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो कहते हैं हाँ जी मैंने लगाया था, फिर मैंने जब पकड़ा गया हूं तो मैंने वापस दे दी है।
जी ऐसे थोड़ी होता है। उसी बोर्ड के मेंबर चलिए हमारे एक पाकिस्तान से एक और कॉलर कॉल कर रहे हैं। कितना जी कितनी गैर इखलाकी हरकत है जी ये जी मुझे बताइए कि एक चलिए आप ठीक है, आपकी बात सामने आ गई। करेगा जी जी आपकी बात सामने आ गई। जी 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 ये एक मुजरम जी 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 इस तरह की इसको चोरी कहते हैं। जी 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 ये चोरी है। जी जी किसी अमानत में। जी हेलो जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप अपनी बात कीजिए। जी आप होल्ड रखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखिए बात ये है कि ये जो जब इस तरह की अफवाहें आती हैं तो इसमें दो रीजन होते हैं। जी जी एक तो ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोगों की पल्स चेक की जाती है कि ये अगर ये इस तरह हो तो इसका क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल सही फरमाया। राइट। सो बिल्कुल इसी तरह है ये जब अफवाह उड़ाई जाती है या ऐसा चीजें मार्केट में लाई जाती हैं तो देखा जाता है इसमें लोगों का रिएक्शन क्या है। अच्छा इस वक्त जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी खौफजदा थे, अब मजीद खौफजदा होने जा रहे हैं। अच्छा वो जो नई कमिटमेंट हो रही है IMF के साथ उससे तो अल्टीमेटली तमाम चीजों की प्राइस हाइक होंगी बहुत ज्यादा। तो लोग तो वो रोजी रोटी के चक्कर में पहले से बिजी हैं, मजीद बिजी हो जाएंगे। उनके पास ये एजिटेशन और सड़कों पे आने का टाइम ही नहीं रहेगा। तो इसी दौरान ये बात भी चेक हो रही है कि अगर इनको गिरफ्तार किया जाए तो पब्लिक रिएक्शन क्या आएगा। एक वजह ये हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी जो बात अहम बात जो मैंने कहने जा रहा हूँ, ये गिरफ्तारी करें तो छोड़े। जी जी अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं 3-4 महीने बाद, मैं आपको आज लिख के देता हूँ कि इमरान खान भी गवर्नमेंट नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है इसमें कोई एक सिंगल पार्टी इसको निकाल ही नहीं सकती इस मुल्क को इस हवस से। नेवर एवर। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कंसेंसस की जरूरत है। बिल्कुल सही। इसमें तमाम पार्टियां मिलके बैठेंगे नहीं, इस मुश्किल हालात से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल ये नामुमकिन है कि कोई एक पार्टी मुल्क को इन हालात से बाहर लेके जाए। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, एस्टेब्लिशमेंट अब बाहर बैठे तो बहुत बेहतर है। वो 75 साल से अंदर बैठ के मुल्क ऐसे की तैसी हो गई है। क्योंकि जो फैसला होता है वो करने नहीं देते या अपना फैसला इम्पोज कर देते। जी जी जी। तो पार्लियामेंट सबसे बड़ा सुप्रीम है पार्लियामेंट। जी जी। तो तमाम फैसले मुल्क के जो है पार्लियामेंट में होने चाहिए। पार्लियामेंट को उस पर बहस होनी चाहिए। अवामी नुमाइंदे होते हैं, उस पर बहस करें, अवाम में जाएं, पब्लिक को ले अपने साथ, ओपिनियन बिल्ड करें और गो टुगेदर। और पब्लिक को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी ये बात अब समझ जानी चाहिए कि कोई भी पार्टी, पहली बात तो 2/3 किसी पार्टी की आनी नहीं है। आप ये जो अभी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुए उससे आपको वादा हो गया, कोई भी 2/3 ले ही नहीं सकता पाकिस्तान में। अब आपको जब आप कहते हो मुल्क और आप सब पार्टी कहते हो मुल्क से मोहब्बत और मुल्क को हमने यूं करना है, मुल्क को वहां ले जाना है, तो आप सबको पता है आप मुल्क को कहीं नहीं ले जा सकते जब तक आप साथ मिलकर बैठेंगे नहीं। बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बिल्कुल है, लेकिन कंसेंसस होने चाहिए। कंसेंसस होने चाहिए। कुछ एजेंडा होना चाहिए, कॉमन गोल होने चाहिए और कॉमन गोल पे सब मिलकर ग्राउंड वर्क करके और मुल्क को या मुश्किल हालात से निकालना। नून लीग ने कोई मिसाल के तौर पे ये शहबाज शरीफ जा रहे हैं अभी IMF के प्रोग्राम में, तो हम सब इनको कहना शुरू कर दें देखो यार मुल्क डुबो दिया, ये कर दिया। कल यही इमरान खान को जाना पड़ेगा। ये अब इससे पहले इमरान खान गए थे तो सबने कहना दिया देखो ये इमरान खान IMF में पास चला गया है तो कह रहा था कुछ कैसे कर लूंगा। हकीकत क्या है? प्रैक्टिकल ये है, हकीकत ये है कि फॉर द टाइम राइट नाउ देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट यू हैव टू गो टू IMF and then we have to put each other together to make it happen. Mulk is in the crisis, right? How to bring the Mulk out of the crisis? The only solution is when we have to sit down together, all big parties, small parties, build a consensus and go from there. There is no other way out. I am telling you right now. जी बहुत अच्छा। एक बात कल बताइए आपको, I feel so proud and I'm honored talking to you. I just came to know that you are PhD from University of Karachi in political science. जी हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम नहीं ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप लोग इतनी, देखिए इतना बातें मुझे मेरे इल्म में भी इजाफा होता है और डिस्कशन में मुझे मज़ा भी आता है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि वाकई मेरे लिए भी ऑनर है कि आप सब लोग जो हैं वो हम लोग साथ मिल एक साथ ही वो करते हैं, एक दूसरे से ख्यालात का इजहार होता है। तो मेरे लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच यार, मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया। जी आप पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं। जी आप अपनी बात जी रखिए। हेलो नकवी साहब,
जी नकवी साहब जी जी थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। हाँ देखिए चलिए बात मैं कुछ यहाँ शुरू करूंगा जी जी कि इमरान खान की अदम इत्मीनाद के जरिए जब हुकूमत गिरी तो वो अमेरिकी साजिश से बयाना होता हुआ पाकिस्तान आर्मी तक गया, उसके बाद अब मोहसिन नकवी तक आ गया है, ये अंदाजा कर लें। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जरदारी ने 12-14 साल जो जेल काटी है वो जेल नहीं है। तो भाई आप अपनी खुद की जेल तैयार करें, जब जरदारी साहब को उधर कैद करवा देते हैं हम, ठीक है। ये बात हो गई। तो अभी ये शेरवानी वाले आए थे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। जी जी शेरवानी पहनाता हूँ इंशाल्लाह, अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो शेरवानी वाले को एक मैं नई शेरवानी लेके दूंगा, ये मेरा वादा कराची जाके। तो बात ये है नकवी साहब, बात ये हो रही है कि ये एक मुश्किल तरीन फैसला शहबाज शरीफ का ना, वो जानता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ होगा, वो हर चीज से वाकिफ है, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, अभी $5 अरब हमने एक किस्त अदा करनी है एक मुल्क की ना, कर्जा लिया हुआ है, तो वो हम देंगे या किसी दूसरे दोस्त मुल्क से लेके दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो शेरवानी वाले में मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा कि 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाई थी, तो उससे पहले थी हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब की। तो पाकिस्तान में बिजली नहीं आती थी साहब, 24 घंटे में 2 घंटे भी बिजली मुयसर नहीं थी हमें, पूरे हल्के नहीं ये बात करें। तो उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई है 2/3 के साथ। तो नवाज शरीफ की अकेली पार्टी ने पाकिस्तान को किस तरह संवारा है, ये इसकी एक जिंदा मिसाल है। तो अभी शेरवानी वाले भाई कह रहे थे कि ये तमाम पार्टियां आएंगी, ये करेंगे, वो करेंगे। देखें, ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना और हुकूमत का काम है उसे बर्दाश्त करना, ये दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूँ कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह 2018 में, तो 2/3 के साथ, और बिल्कुल पाकिस्तान को 5 सालों के अंदर ही उसी तरह आपके बड़े अच्छे ख्यालात हैं। असल में उनकी देखिए उनकी ये राय थी कि अगर सब मिल के तमाम पार्टीज मिल के इस कोशिश में पाकिस्तान की खातिर इकट्ठे हों और उसको इस मुश्किल हालात से निकालें, ये उनकी तजवीज़ थी और बड़ी अच्छी तजवीज़ थी। खैर, और आपका जैसे कहना है कि अगर इलेक्शन होते हैं और फिर उसके बाद नून आती है, देखिए कोई भी आए इलेक्शन तो इंतखाबात का मतलब ये, जमहूरियत का मतलब ये है कि फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी आए वो हुकूमत बनाए और फिर मुल्क को आगे लेके चले। मेन मकसद ये है हम सबका कि मुल्क आगे चले, रियासत आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े। जी 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 हमारे जी और रखिए जी जी आप जरा एक लम्हा दीजिए, एक जब नेक्स्ट वीक काम करेंगे तो जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे होंगे, चलिए एक मिनट, इनकी बात पूरी हो, इनकी बात पूरी, मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा नहीं है, मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ, पहले इनकी बात पूरी हो जाए, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी 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 नहीं ये पाकिस्तान से कहो, चले ठीक है, चले नहीं ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं उधर जाता हूँ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को थोड़ी सी अब गैरत करनी चाहिए। जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह को बनाए, वो उसके वजीर आज़म के साथ साथ एक बहुत अच्छा हकीम भी है, तमाम तर जो तब्दीली के वो अच्छी तरह निकालता है। थोड़ी सी गैरत करे मुस्लिम लीग लोग और राना सनाउल्लाह को वजीर आज़म बनाए। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अनासर है, इसे सियासत से आउट करना इंतहाई जरूरी है। नबी साहब थैंक यू फॉर कॉलिंग। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए आपने अपनी बात पूरी कर ली। हाँ जी आप जी साहब, अगर कोई कहता है ना पाकिस्तान में कि राना सनाउल्लाह ड्रग डीलर नहीं है, ही इज मिस्टेकन, उसने पंजाब देखा ही नहीं हुआ और वो राना सनाउल्लाह को जानता ही नहीं कि राना सनाउल्लाह कौन है। राना सनाउल्लाह इज द बिगेस्ट ड्रग डीलर इन पंजाब। ते बाकी रही अपना जरदारी साहब ने जेल काटी है, हाँ जेल उन्होंने काटी है, लेकिन मियां साहब ने उनको जेल में डाला था और जेल वो कंट्री क्लब थी, जेल नहीं थी, आम जेल नहीं। मैं साहिवाल में भी वो देखा हुआ है। तो वो बेनजीर 3 बच्चों के साथ बाहर खड़ी हो, द मोस्ट पॉपुलर वुमन इन द वर्ल्ड, उसके हस्बैंड को आप कुछ कह सकते हैं अंदर? उसने तो जेल काटी ऐसे जैसे कंट्री क्लब में होते 1500 उसके मालिशिया होता था अंदर, उसके साथ जेल काटते हैं जो आम लोग जो मुर्गी चोर जिसने कोई और चीज चलाई हो वो जेलें काटते हैं। ये बड़े लोग मियां साहब ने जेल काटी होगी, ये जितने लोग जेल में गए इमरान की हुकूमत में, इन्होंने जेल नहीं काटी है। जी इनके तो खाने घर से, इनकी मालिशी है वहाँ, इनके बेड वहाँ, इनकी एयर कंडीशन है वहाँ, इनको क्या पता कि जेल क्या होती है? ये तो कंट्री क्लब में जाते हैं। ले दूसरा कलर ले तो वो पूरे वाला आएगा तो फिर मैं आऊंगा वापस। नहीं आप अपनी बात के लिए आइए जरूर, मोस्ट वेलकम। जी वी ऑल
ऑलवेज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दिखाना। हम कभी किसी को पर्सनल नहीं करते। जी जी, थैंक यू। आपको पता है ये? जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं। हम आप सब मेरा ख्याल जितने भी हम कॉल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में, स्टडी में, एजुकेशन में, आप हम सबसे ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए बहुत बहुत अच्छे कॉलर, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सभी। मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हम सबका मकसद एक है। आपसे देखिए एक पढ़े लिखे बंदे का, एक खानदानी बंदे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और किसी आप मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? ये परेशानी है हमें। मैं यही कहता हूँ कि आपकी गुफ्तगू बिल्कुल बहुत अच्छी है। मैंने पहले दिन भी कहा था, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चेंज है। तो एक तो बिल्कुल मैं जो साहब पहले गए थे उनको मैं सेकंड करता हूँ कि ये आप इस तरह से इसको कंडक्ट करें। नहीं ये तो देखिए, रखें एक दूसरे का, अपने ख्यालात का इजहार करें, कोई इशू नहीं है। ना हमारे कहने से किसी ने इमरान खान को छोड़ना है, ना किसी के कहने। नहीं, हर एक को अपनी राय रखने का हक है और वो जरूर सामने आना चाहिए। और पॉलिसीज पे डिस्कशन हो रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तजावीज पे डिस्कशन हो रहा है। जी जी। बाकी जहाँ तक देखें, फिर बात हो रही थी फवाद चौधरी से। ये देखिए, मुझे ऑनेस्टली मेरी गट फीलिंग है, आई होप आई एम नॉट राइट, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि ये जानबूझ के ये लोग, क्योंकि अभी पार्टी के ऊपर इम्तिहान का वक्त आया है। अब पार्टी ने दिखाना है कि कौन, मजे तो सबने किए हैं, ये सब मजे किए हैं वजारतों के और सारा कुछ। अब पार्टी जो है ख्वार होने पे आई है। अब पार्टी को दरबदर और खाकसर होना है। अब पता चलेगा कि इमरान खान के साथ कौन खड़ा है। अब ये देखिएगा कैसे कैसे ये कोई उम्रे पे भागेगा, कोई इलाज के लिए भागेगा, कोई किस तरह से निकलेगा, कोई। यानी आपका मतलब है कि दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। ये हो गया है। आप देखिए कल जो हुआ था, जो एहतजाज हो रहे हैं, इन एहतजाजों का क्या मकसद है? आपको पता है कि पाकिस्तान किस हालात से गुजरा है। ये एहतजाज क्या करवाना चाहते हैं? इससे क्या हासिल होगा? अगर कोई चेंज थी तो वो तो असेंबली में होनी चाहिए थी। वो फिर आपने जो आपके पास 85% आपके पास पाकिस्तान की हुकूमत थी, आपने अपने हाथ से क्यों छोड़ी? क्यों ये जो है ये इस तरह का आपने एडवेंचर किया? अब इन लोगों के आप देखिए, वो कल कैसे फिर रहा था। आप देखिए टीवी ने कितनी दफा दिखाया है कि जरदारी साहब के पास कैसे पीछे पीछे परवेज इलाही कैसे आ रहा था। ये लोग नहीं रह सकते। ये मछली ऐसी है जो पानी में ही रहेगी, हुकूमत में ही रहने चाहेंगे ये लोग। ये फवाद चौधरी के जो कबीले के जो लोग हैं, ये पंजाब के मालिक हैं। ये इनके खानदानी रिलेशन, इनके रिश्तेदारियां, इनके ये सब जो हैं, ये जमींदार और बड़े बड़े लोग हैं। ये इनकी रिश्तेदारियां हैं। ये किसी सूरत भी इन्होंने कब्जे किए हुए हैं जमीनों पे। हजारों एकड़ इन लोगों ने जो है एक दूसरे की मदद से उसके ऊपर। लेकिन अगर आप असेंबली में झांकें तो हुकूमत में रहेंगे। अगर बड़ी जल्दी खबर आ जाएगी, नई पार्टी की बुनियाद रखी गई है, उसमें फवाद चौधरी शामिल हो गया। और उस दिन से डरें जिस दिन शेख रशीद और फवाद चौधरी ने इमरान खान के खिलाफ बोलना है। ये नौबत भी आ सकती है, ये नौबत भी आ सकती है। आप खौफ ये उससे डरें, ये पनाह मांगे। ये मेरे पीटीआई वाले भाई जो हैं, ये उस दिन से डरें कि जिस दिन फवाद चौधरी ने बदलनी है लाइन और कांटा बदलना है शेख रशीद जैसों ने, और फिर आपको पता चलेगा कि गुफ्तगू क्या होती है। और इमरान खान के ये जो पैम्पर डायपर की बात करते हैं, ये फिर निकलेंगे गंदे टाइम पर और गंदे पैम्पर। चलिए नहीं, जी जी जी, असल में देखिए बात यही है कि हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोग सब एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम भी हैं, चाहे बल्कि कुछ ममालिक के ख़िलाफ़ भी लोग बात करते हैं। मैं उनके लिए भी ये कहता हूँ कि किसी मुल्क हो, कोई रियासत हो, कोई हमारे जितने दोस्त यहाँ पर कॉल करते हैं वो हों, कोई भी हो, सब को काबिल एहतराम है। हम किसी के साथ नहीं वो कर सकते। प्लस साथ ही साथ ये कि जो ये कि वो जो कहा जाता है अल्फाज में तो खैर नहीं कहना चाहता, लेकिन वो सब नहीं होने चाहिए ताकि मज़ा आए कि पॉलिसीज़ पर बात हो, फिर अपनी जो भी राय है वो सामने आनी चाहिए। लेकिन इस तरह के अल्फाज एहतराम दिखा रहा है तो ये नहीं कि वो डर रहा है, नहीं तो जुबान ऐसी नहीं देखिए डर कोई नहीं। असल में बात ये कि हम अगर हम देखिए, अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ और आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, जो भी आपस में, तो वो तो अपना ही बताते हैं कि भाई हाँ हम खुद क्या हैं, बस सिंपल सी ये बात है। और इस तरह में ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, और समीना साहिबा भी हमेशा रिक्वेस्ट ये करती हैं, क्योंकि जब ये सब जगह जब देख रहे होते हैं, फैमिली मेम्बर साथ बैठ के भी देख रहे होते हैं, तो उसमें हमें इन चीज़ों का और ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो कि थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो किसी के लिए भी। जोर से बोल के आगे लगा लेंगे। हाँ नहीं चलिए बहरहाल, लेकिन बड़ा अच्छा, मुझे कल भी मैंने इस बात की तारीफ की थी और मुझे ये कहा था कि सारी कॉलर
बहुत अच्छी तरह, बड़े मजे, अच्छी बातें हो रही हैं और वो सारा कर रहे हैं। चलिए अभी हम जी जी, हम ही उन्हीं गली मोहल्लों स्कूलों से उठ के आए हैं, हमें भी बड़ी सारी लैंग्वेज आती है, लेकिन नहीं इसका मतलब ये जरूरत, नहीं है। देखिए हाँ नहीं उसकी कहने की बात भी नहीं है। हाँ जी 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 जी। और मैं तो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ा मज़ा आता है कि क्योंकि सब लोग जो हैं अपनी तजावीज़ और अपनी अपनी राय का इज़हार करते हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू वाह, होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। कल भी थोड़ा सा ये टेक्निकल फॉल्ट आया था हमारे पास। Are you going through a challenging time with your life? Pandit Nandha ji has experience in astrology, helping people by reading into their astrological charts along with future readings. The astrologer does reading of your face, palm, horoscope, vastu, planet, black magic removal, evil spells and spirits, voodoo, spiritual healer, love, removes jadoo, and many more. The astrologer has a center in Brampton with the name of Pandit Nandha ji, where you can visit him and find a solution to all your problems. Connect with him at 1-647-822-9607. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. जी नाज़रीन, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं और हमारी कॉलर साथ हैं। जी आप फरमाइए, आप कौन आ रहे हैं? जी सियासतदान पार्टियां छोड़ते रहते हैं और पार्टियां आते रहे हैं। जैसे राणा साहब ने पीपल पार्टी से शुरू किया था और पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में गए थे और फवाद ने कई पार्टियां बदली ऐसे जैसे कि एमक्यूएम ने अपना अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला। ये जो पाकिस्तान की एमक्यूएम है, हर एक ने एक का नाम ले सकता हूँ मैं, जितने भी पाकिस्तान में एमक्यूएम के लीडर है इस वक्त, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ क्या क्या नहीं उन्होंने बोला। अल्ताफ हुसैन को क्या फर्क पड़ा, वो तो अपने घर बैठा हुआ है, आराम से लंदन में ऐश कर रहा है। तो ये इनकी हालत देखो जरा, जो उनके साथ क्या हुआ। तो अगर इमरान को छोड़ के चले जाएंगे, ये भी चला जाए, शेख रशीद भी चला जाए, तो इमरान खान की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? वो चुपके से अपने घर बैठा रहेगा, सियासत करता रहेगा जैसे हम करता है। लोग आते जाते छोड़ते जाते, लोगों को इस बात में पगले नहीं बजानी चाहिए कि कौन किसी को छोड़ के चला जाएगा। एमक्यूएम का हाल देखो जरा, जो किसी बड़े सियासतदान को छोड़ के जाता है ना, उनके ये हाल होता है। डोंट फॉरगेट दैट। ओके जी, बाय। चलिए जी, तो आपका ख्याल है कि किसी के भी आने से या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये कि जो एक पार्टी होती है, जो मुस्तहकम एक पार्टी है, वो आगे उसकी गाड़ी चलती रहती है और वो ख़ुद भी चलते रहते हैं। तो लेकिन जो आपने मिसाल दी एमक्यूएम की, कि वहाँ सूरत हाल ज़रा डिफरेंट थी
क्योंकि पार्टियां कई बार टूटी, फिर आपस में जुड़ी भी और दोबारा उनका इत्तेहाद हुआ। लेकिन ये है कि इस वक्त जैसे कि अगर एक हमारे कॉलर थे, उनका ख्याल था कि इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है तो शायद ये है कि वो अपनी जो हमदर्दियां हैं जो उनकी जो सारा अब तक जिनके साथ थे उनको छोड़ के शायद किसी और तरफ चल देंगे वो, ये ख्याल था। बाकी ये है कि जैसे कि ये तो खैर ये बात सही है कि अफवाहें इस तरह या ऐसे छोड़े जाती हैं कुछ इस तरह की चीज़ें कि जिससे कि अंदाज़ा लगाया जाए कि कितना गहरा पानी है और इसका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह की खबरें भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होने ही जा रहा हो। लेकिन जी आप अपने अपनी बात ज़रूर रखिए, मुझे नहीं पता क्या। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इन्होंने जो कहा ना, ये हजरत ने बिल्कुल सही कहा कि लोग बदलते हैं पार्टियां और पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ट्रूथ पुट होती है। मैं बिल्कुल इवन नवाज शरीफ भी तो देखा ना, पहले किसी और पार्टी में थे, तरीके इस्तेकलाल में थे, तो ये तो है, ये तो इनकी बात में बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं। हाँ जी, दो राय नहीं। लेकिन आज देखिए मेरा है ना, अगर ये लोग जाते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं, मकसद ये है कि इंसाफ होना चाहिए पकड़ने वालों के साथ भी। आज देखिए नून लीग को वो जो था नासिर भट्ट, उसको पाकिस्तान ये तो हालत है मीडिया की भी और अदालतों की भी। 90,000 पाउंड दिया है उस बंदे को, प्लस 85,000 कुछ और उन्होंने इस तरह करके दिया है। और ये पाकिस्तानी चैनल अगर ये पाकिस्तान में होता तो देखिए कितनों के केसेस हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान और शहबाज शरीफ और हियर एंड देयर, स्टे के ऊपर 6-6 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, ये लोग चल रहे हैं। तो कहाँ है अदालतें, कहाँ है इंसाफ, और ये किस तरह से फिर ये इंसाफ हमें मिल सकता है। बाकी जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, ये बात शुरू हुई थी कि जी वो पकड़ा जाएगा, और ये वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा, क्योंकि कोई दो राय है ही नहीं। वो केस इतने पक्के हैं कि अगर इंसाफ के ऊपर बात हुई, जैसे देखिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आज हुआ है ना इंसाफ, आज वहाँ पे लंदन तो इंसाफ हुआ है, अगलों ने माफी भी मांगी और पैसे भी दिए हैं। और अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो तो किसी सूरत इमरान खान के बचने का कोई चांस नहीं है। अब मुझको ये कहे कि जी सलमान शहबाज को वो बिल्कुल उसको भी वैसे पकड़ना चाहिए था, उसको भी ऐसे ही उसको भी रगड़ा लगना चाहिए था। लेकिन राना सनाउल्लाह को देखिए, वो ज्यादती नहीं थी, मरियम को पकड़ के और साल रखा, वो ज्यादती नहीं थी। इस तरह पेशमस जरदारी साहब की बात हुई है, वो ज्यादती नहीं थी। उनकी बहन को यार इंसाफ हो तो फिर इस तरह की ज्यादती नहीं होती। और इमरान खान साहब ने कैसे ब्लैकमेल किया है उसको यूज करके, हमारा जो नैब का जो था चेयरमैन, इसको कौन भूल सकता है यार। कोई वाकयात भी होती है, गलत को गलत तो कहना चाहिए ना। अब ये है कि हम चूंकि किसी एक लीडर को पसंद करते हैं, उसकी हर चीज को डिफेंड करने के लिए हम जो आस्तीन ने चढ़ा के चढ़ दौड़े और शोर करना शुरू कर दें और तला एक चीज गलत है उसको कहेंगे गलत है, यार साबित करो, आप हमारे लीडर हो, कम इसको क्लैरिफाई करो। मेरा ज़मीर नहीं मानता, मेरा दिमाग नहीं मानता। सही, बिल्कुल हमने आपको एक ऊंचे दर्जे पे रखा हुआ है ये दूसरे लोगों से। ये दूसरे लोग तो बिल्कुल चोर हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ही ले डूबे हो यार। आपने तो रहने का कुछ नहीं दिया हमारा, तो उसका हिसाब हमें नहीं करना चाहिए। जी चलिए, मैं एक और कॉलर है, इनको लेता हूँ। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं यमान बात कर रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आप ऑन एयर हैं। जी आप ऑन एयर हैं। असल में ये जो आपको तो पता है कि एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ ये जो बदमाशियां और एस्टेब्लिशमेंट मिलके, और जिसके पास ताकत होती है तो फिर वो ताकत जो है ना, एक वो जिस तरह जंगल में कुत्ते होते हैं, फिर उनको कोई उसको बेल्ट बांधने वाला होता नहीं। इस तरीके से आजकल हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान बाशी तौर पे डूब रहा है। और इन सारे शैतानों को, बेशर्मों को जो है ना, पाकिस्तान से ज्यादा जो है ना अपने अपोनेंट की जो है फिक्र लगी हुई है। इनको चाहिए, ये तो जब से ये सारे बदमाशी टोला आया है, इन्होंने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मरियम को छोड़ दिया, नवाज शरीफ जो बगुड़ा जो पता नहीं हर बोल पे खा के वो बैठे हुए हैं। अभी देखिए कदा कलामी हो रही है आपकी, कदा कलामी होती है, देखिए कदा कलामी होती है आपकी। मैंने यही कहा है, देखिए कि हर एक जो है ना, देखिए काबिल एहतराम है, और उसको हम नाम तो अच्छी मतलब अगर नहीं ले ना अच्छा एहतराम ना करें, लेकिन ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल। देखिए ऑन एयर ठीक है, आप उनके जो काम है उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऊपर जो
बाजवा और सबके ऊपर जो मैनेजमेंट में है और जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो जुल्म कर रहे हैं लोगों को, लोग भूख मर रहे हैं, उनको बेशर्मों को उनकी भूख की, लोग गरीब आवाम मर रही है उनकी। जी आप बोल रखिएगा, जी आप अपनी बात जारी रखिए। हुकूमत की हेलो जी आप ऑन एयर हैं, जी आप बात कीजिए। ये बेशर्म लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान डूब रहा है, कर्जे के ऊपर कर्जा ले रहे हैं और कर्जों के ऊपर इनको जो है दाल को जो उसकी कंसाइनमेंट छुड़वाने के पैसे नहीं है और बेशर्मों को जो है ना अयाशियों की गाड़ियों के लिए उनके पैसे हैं। दूसरा ये आज बोलता है कि मैं पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दूंगा, तो भाई इसको जान कुर्बान करने के लिए इसको बेशर्म वज़ीर आज़म को, शहबाज को गोली मारो ताकि जान छूटे पाकिस्तान के ऐसे बदमाश और टोले की। कोई सही भले इमरान खान नहीं रहा, कोई अपना जो है जो पाकिस्तान के लिए जो काम करे, ये तो सारे बेशर्म इस तरह तो इनकी जो हाथ में है, इन्हें कानून तो कोई चीज है नहीं, ये तो एक गुंडागर्दी वाली हुकूमत है। और दूसरा ये गुंडा जो ला है जो जरदारी के, अभी बिलावल की जगह 2 बेटे जरदारी के और निकल आए, तो इस तरह ये पूरा बाप बेटे और नवाज शरीफ उसके सारे बदमाश उनके पैसे माफ कर दो। चलिए उनकी पॉलिसीज पर, उनकी पॉलिसीज पे बात कीजिए ना, उनके लिए जो कोई और चीज लो। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे टोले के ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत। चलिए ठीक है, लेकिन उनकी पॉलिसी से बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऑन एयर हैं जी नकवी साहब। जी हाँ फरमाइए। जी सर, ये लास्ट कॉलर जो थे मेरे ख्याल में कॉल ऑफ द डे थी सर। आप ये देखिए कि उन साहब ने मैशियत की बात करी और आपने चुप करा दिया। नहीं, मैंने चुप नहीं कराया। मैंने उनसे भी कहा है कि आप उनकी पॉलिसी से बेशक बात कीजिए, लेकिन अल्फाज जरा ऐसे। आपके प्रोग्राम में बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ, जरदारी के बड़े बड़े चैंपियन। जरा आप ऊपर वाला टॉपिक हटा के जरा नीचे वाले टॉपिक पर जरा एक लफ्ज बात करवा ले, पता क्या जवाब होगा? आप देखिएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसी तरक्की करेगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। हाँ, ये उनकी राय बुलशिट है, उनकी राय बुलशिट के अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी राय, लेकिन आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। मेरा भाई तो फिर प्रोग्राम में कॉल करने का फायदा क्या है? नहीं आप अपनी राय सुनने का कि हमारा नंबर आए 2 घंटे हम प्रोग्राम नहीं का नंबर आए। नहीं 1 मिनट नहीं, आप मैंने पूरा आपको कभी मैंने ब्लॉग ऐसे नहीं किया। तो बात करें ना, हाँ कीजिए। मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। कॉल पर एक हुब्बुल वतन आपके साथ, उससे जरा मैं पूछे, यही जवाब मैं आपको जवाब बता रहा हूँ ना। जी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा पाकिस्तान। कहने में क्या जा रहा है, मुंह से भोगने में क्या जा रहा है मेरे भाई। तो आप कहने का मेरा ये मतलब है कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है इस अवाम को कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ये जो मईशत का हाल हुआ है उससे ध्यान लोगों का हट जाए, आटे को भूल जाए, बिजली को भूल जाए, गैस को भूल जाए, पेट्रोल को भूल जाए, कि सिर्फ ये होता रहे। नहीं, फवाद चौधरी आज अदालत में पेश हो रहे हैं, फवाद चौधरी आज वहां जा रहे हैं, फवाद चौधरी को अफवाह ले गए। ये सर ट्रक की बत्ती के पीछे मैशियत, क्योंकि आज आपको पता है जो IMF ने इनके साथ शर्तें रखी हैं। जी वो क्या है करते हैं मेरे भाई? वो क्या है? कुछ 2 साल के अंदर इनको पेमेंट वापस करनी है, 2 साल के अंदर पेमेंट। इनका बाप भी वापस नहीं कर सकता, आपको पता है इस बात का? हाँ, इन मुश्किल हाथ में तो मुश्किल तो है ये काम, लेकिन इस बात की जरा बोले ना, बात तो कर ले जरा आगे। बड़े हुब्बुल वतन आपके बगल में बैठे हुए ना, होल्ड कॉल किए हुए, मैंने तो पूछे तो प्रोग्राम के शुरू में भी ये बात कही थी कि क्या फवाद चौधरी और ये जो गिरफ्तारियों से क्या मईशत को इस्तेकाम मिलेगा, या इससे थोड़ी सी नहीं है, ये ट्रक की बत्ती के पीछे। तो मेरा सवाल ही यही था, देखिए सवाल ही यही था ताकि लोग अपनी राय का इजहार करें। और आपने जैसे कहा कि इससे मेरा ये मतलब है कि अभी लास्ट कॉल आए थे, उनकी बेहतरीन बात थी। जी मैंने उनसे उनके अल्फाज से कहे नहीं, बिल्कुल मैंने उन्हें कहा कि आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, अल्फाज जरा से ऐसे हों कि वो किसी के लिए सख्त ना हो, बस ये था। और आप अपनी बात, जैसे अभी आपने अपनी बात रखी कि ऐसा बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को, अगर 2 साल में हमें कर्जे वापस करने हो तो ये तो वाकई बड़ी बहुत ही मुश्किल कैसे हम करेंगे? क्योंकि मेरे भाई तो भाग जाएंगे, आपको पता है ये 6 महीने के अंदर भाग जाएंगे। ये तो किसी को प्लेटें लगवानी होंगी, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही होगी, लेकिन अगर सर पे बाल लगवाने होंगे, ये तो तरह भाग जाएंगे सबके सब। आपका इस बारे में क्या ख्याल है अगर इंतखाबात और यही लोग आ जाए? सर अगर ये लोग आ गए, जाबरी साहब, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं तो कह रहा हूँ इसी इलेक्शन मैं तो कह रहा हूँ मेरा चैलेंज है, मैं तो इसी इलेक्शन कमीशनर के नीचे आप इलेक्शन करवा लें। मेरे भाई इनको इतने जूते भी आप देखिएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, इमरान खान पे हाथ तो डालेंगे। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मेरे भाई, हाथ तो डालें, आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन में क्या क्या सामने आ रहा है। अच्छा, लेकिन अभी जो इंतखाबात हुए जैसे कराची में, तो उसमें क्या रिजल्ट आए? मेरे भाई आप होल्ड रखिएगा। जी आप बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जो
बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जी जी, बल्दियाती इलेक्शन में तो सर जो आपकी जमात इस्लामी है उसने वाकई, मैं उसको सलूट करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन जीता है। पूरे कराची ने जमात इस्लामी को वोट दिया है। ये जो आपकी जो पीपल्स पार्टी वाले बोल रहे हैं जी हमारा वो बनेगा मेयर, कभी भी नहीं बन पाएगा उनका मेयर सर। लेकिन मैं कराची की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ। जी 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 जी, अच्छा तो आपका ख्याल है कि बिल्कुल फेयर हुए हैं इंतखाबात और उसके बाद जो रिजल्ट आए? फेयर नहीं हुए सर, इंतखाबात मैं नहीं कर रहा हूँ फेयर हुए हैं कराची के, मगर जमती इंतखाबात तो सर की इसको फेयर, आप इसको फेयरनेस कहते हैं आप? नहीं मैं आपकी बात, जी आपकी बात सही बात, जी 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 जी, आपने मैंने ये नहीं कहा फेयर हुए, मैंने कहा जमात इस्लामी को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिसने इतनी ठान ली के बावजूद इतनी सीटें जीत ली मेरे भाई। जी 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 जी, अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। क्या अब नहीं, जी जी, ख्याल में डॉक्टर साहब मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी ये दुआ है और मेरी ये इंशाल्लाह होगा। आप होल्ड रखिएगा जी, आप जी 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 आप जी आप होने हैं कराची से उठेंगे जी आप देखिए इसमें और वो लोग निकालेंगे बस। हाँ चलिए, आपकी बात हो गई पूरी जी। हाँ आप हैं ये होने हैं। दो बातें करना चाहूँगा। जी जी जरूर। कराची के इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जी जी, जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, जी जी, आप देखें 10% वोट पड़े। जी हाँ, 10% वोट को अगर आप तीनों पार्टी बड़ी पार्टी में डिवाइड कर दें तो वो 3% वोट पड़ते हैं। एग्जैक्टली। जब 3% वोट की लेके कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती वो कराची की ट्रू रिप्रेजेंटेशन है, वो है ही नहीं। ये इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, ठीक है। जब तक आपके एटलीस्ट 35-40% पार्टिसिपेट ना करें इलेक्शन में तो वो तो नुमाइंदगी होती नहीं है। बल्कि बहुत से ममालिक में ये है, ये कानून है कि अगर इतने % वोट नहीं लेंगे तो आप नहीं उसको वो एक्सेप्ट किया जाएगा उन इलेक्शन को। जी जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। 300 वोट और 200 वोट, वो कोई 78 वोट और कोई 75 वोट लेके जनाब वो सीटें जीती है, तो वो तो मेरी नजर में तो वो मकाना बात है बहुत ही, ठीक है। अब मीडिया चूंकि किसी के दबाव की वजह से वो बातें नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए आम जो पॉलिटिकल वर्कर मैं तो यही कहूंगा कि अगर वहां पर 10% पूरे कराची में वोट कास्ट हुए तो वो इलेक्शन नहीं है। तो वो तो एक बात ये मेरी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इकोनॉमी का मसला है, तो ये इकोनॉमी का मसला ये मौजूदा गवर्नमेंट को कह लें या आप इससे पहले की गवर्नमेंट को कह लें, ये ऐसा नहीं है, ये एक तसलसल है, ठीक है। ये तसलसल है, हमारी पॉलिसी में नाकामी का तसलसल है जो कि चला आ रहा है। और इसकी बड़ी वजूहात जो है, चाहे कोई एग्री करे या ना करे, वो मार्शल गवर्नमेंट है। उसमें मईशत को कोई तरक्की नहीं होती, उसमें बाहर से इमदाद आती है और हम डिपेंडेंट हो गए। एक जौनक का दौर था आया और फिर मुशर्रफ का दौर आया, तो वो जो हमारी तरक्की थी वो सारी वो थी फॉरेन एड पे थी। वो बड़ी बड़ी हमें फॉरेन एड मिला करती थी अमेरिका से और दुनिया के ममालिक से, तो हम उनके डिपेंडेंट हो गए। हमने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करे इस दौर में। और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उनको फैसले करने ही नहीं दिए गए, उनके पीछे भी प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरी साथ साथ हमारा और दुनिया का एक प्रॉब्लम ये भी इस वक्त, ये जो कोविड और उसके बाद जो इन्फ्लेशन और महंगाई है पूरी दुनिया में बाजार है इस वक्त। तो आप देखें अमेरिका में इस वक्त कितने लोग, अभी मैंने सुना बैंकों से वो लाखों लोग को टर्मिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो पूरी दुनिया में इसी तरह अमेज़न है, गूगल है, इन्होंने निकाले हैं बहुत बड़ी तादाद। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हमारी एक्सपोर्ट होती है, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, यूरोप में हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती हैं। अब यहाँ पे जब हम ग्रोसरी अब खरीदने का सोच रहे हैं बजाय कपड़े खरीदने का, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नहीं खरीदेंगे तो वहां से कपड़े आएंगे क्यों, या वहां से वो चीजें आएंगी क्यों? बड़ी अच्छी बात है। हर इंसान इस वक्त बेसिक नीड्स में आ गया। अभी मैं कैनेडियन न्यूज सुन रहा था, उसमें भी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि यू हैव टू स्टे विद योर बेसिक नीड्स राइट नाउ। अकलमंदी यही है, क्योंकि मार्केट श्रिंक होती जा रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही, और ये अभी कितने अर्सा चलेगा कुछ नहीं कर। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन है। जी जी, एग्जैक्टली, सही है ना। तो ओवरऑल दुनिया में जो है वो इकोनॉमी जो है, इवन बांग्लादेश को IMF के पास जाना पड़ा, आपको पता है राइट। हम कहते हैं कि बांग्लादेश एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट इसकी बहुत ज्यादा है, उनको भी अभी IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा, सही है ना। तो बात ये है कि पूरी दुनिया में तो ये प्रॉब्लम है।
तो ये तसलसल है। अब इस तसलसल से निकलना कैसे है, ये असल इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। जी जी। अब इसमें देखें, आप वो चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें आप कर सकते हैं, कुछ चीजें आप सोच सकते हैं, और कुछ चीजें आप सोच सकते हैं मगर कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इंडस्ट्री को चलाना है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आप कैसे चलाएंगे? बिजली चाहिए आपको। जी हाँ, जी हाँ, बुनियादी आपके पास बिजली नहीं है क्योंकि आपके पास पेट्रोल नहीं है। जी हाँ, ठीक है, तो आप उसमें 5%, 10% तक जा सकते हैं, उसके बाद आगे जा भी नहीं सकते आप। अच्छा, अब आपके पास रह क्या चीजें जाती है वो आपको देखना है। तो आप जो आपकी इंपोर्ट्स होती हैं उसको आप कट डाउन करो, लग्जरी आइटम को कट डाउन करो आप। ठीक है, आप जो होम मेड चीजें उन पे फिक्स हो जाओ, तो आपकी होम इंडस्ट्री भी चलेगी और आपकी जो है वो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट होती है उसमें जो आपको इतना पैसा लगता है वो बंद हो जाएगा। दूसरा ये कि एग्रीकल्चर की तरफ आप तवज्जो दो, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए हैं जो टैक्स में कुछ भी नहीं देते, उनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं। आप देखें, एग्रीकल्चर का टैक्स आता ही नहीं है आपके पास। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस है, उनके वहां से भी टैक्स नहीं आता, जीरो। बड़ी बड़ी सैलरी है उनकी, लाखों में सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, टैक्स में जीरो है। तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि लाखों रुपए ले रहे हैं, 1-2 लाख वाले नहीं, जो 5 लाख और 10 लाख और 20 लाख ले रहे हैं, ठीक है, अब वो उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं। अभी मैं देख रहा था इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे महंगा प्रॉपर्टी का अभी बिजनेस हुआ डील कुछ, राइट? जी जी। अब आप करोड़ों या अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? चलो हम ये नहीं पूछते, इस वक्त हम ये नहीं पूछते पैसा कहाँ से आ रहा है। आप हमें जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका टैक्स दो, या आप जो इनकम है उसका टैक्स दो। अच्छा, लेकिन ये सारे जो आपने तजावीज़ भी बड़ी अच्छी दी और मसाइल की निशानदही भी बड़ी सही तरह की। अब मसला कहाँ पैदा हो रहा है कि कौन करे ये है असल मसला। ये हमेशा से जब ऊपर से नीचे शुरू होता है ना, नीचे से ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। ऊपर नीचे वाला तो मरा हुआ है, अच्छाई हो या बुराई हो, ऊपर से ही नीचे आती है। अब हम अवाम कहते हैं ना कि हम टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, अवाम बाशऊर हो गए। तो अब मेरी अगर बारी आती है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने 5,000 टैक्स क्यों दिया, तो लोग आके ये कहते हैं नहीं जी वो तो बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, उसने तो 5,000 टैक्स दिया, यूं वो नहीं। हमें ये कहना चाहिए एज ए पाकिस्तानी या एज ए पीटीआई सपोर्टर भी, यार वो बनी गाला में भी रहता है, जमान टाउन में भी रहता है, उसके इतना बड़ा घर है, वो भाई क्यों टैक्स 5,000 देता है? उसको चाहिए कि 5 लाख दे या 50 लाख दे। हम कहें कि भाई ये रायवन तो एक इतना बड़ा महल है जो बनी गाला से भी बड़ा है। अगर इमरान खान 5 लाख देता है तो नवाज शरीफ को तो 25 लाख देने चाहिए। अब फिर हम देखते हैं कि जरदारी हाउस 18 अरब रुपए में बना है लाहौर में। जी ठीक है, मलिक तो राज साहब 18 अरब के घर में आप रह रहे हो, 18 अरब नहीं 18 करोड़ शायद, आप सॉरी जी, मलिक राज साहब ने उनको गिफ्ट किया था, 22 करोड़ ऐसे ही कुछ है। ठीक है, आप 22 करोड़ के घर में रह रहे हो तो भाई आप 22 लाख टैक्स भी तो दो। और फिर जिसने आपको वो जो बिलावल हाउस दिया है मलिक रियाज, जी जी, वो अरबों खरबों रुपए कमा रहा है भाई, वो कितना टैक्स देता है आपको पता है? उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने वो मंत्री की किस्त उसकी बनाई थी, मेरे ख्याल से 50 करोड़ माहाना या कुछ ऐसे करके। ठीक है, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर रहा है या नहीं कर रहा है? वी हैव टू लुक ऑल दोस थिंग्स, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं। लेकिन ना आज जी जी, ना अजय की तरफ से इस पर कोई, जी आप होल्ड रखिएगा, अजय की तरफ से कोई चीज आती है ना, उन लोगों को खुद एहसास होता है, तो आखिर कहाँ से इस चीज की इब्तिदा की जाए? देखिए, मिसाल के तौर पे अब मीडिया का दौर है, ठीक है ना, अब इस आवाज को कैसे पहुंचाया जाए? अब मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, राइट? आज उन्होंने फरमाया टीवी पे आके, मैं उनसे कल सारा मीडिया 50 चैनल है, 50 चैनल उनको बोले कि भाई आप जान नहीं दो, आप माल दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा, क्या वजह समझ में आती है कि 50 चैनल क्यों नहीं बोलते? ये मसला ये, इसमें ट्रू सहाफी तो है ही नहीं, पहले बोलता हूँ बस। तो आप देखें जो ट्रू सहाफी है वो बेचारे अखबार तक महदूद होकर रखे हैं। आप कभी उनके कॉलम पढ़े, जबरदस्त किस्म के कॉलम होते हैं उनके। जी जी जी, बसंतुल्लाह खान का आप कॉलम पढ़े, एक्सीलेंट कॉलम है, ठीक है। हनीफ साहब का पढ़े आप, एक्सीलेंट कॉलम लिखते हैं। मुबशिर जैदी लिखते हैं। अब ये लोग मीडिया पे ही नहीं है। जी, अब
अब मीडिया पे कौन है? मुबश्शिर लुकमान है, वो आज पीटीआई के साथ है, तो कल नून लीग के साथ है, परसों पीपल्स पार्टी के साथ हो जाते हैं। वो कामरान खान है, वो पहले ज़ियाउल हक की तारीफें करते थे, फिर इसके बाद मुशर्रफ दौर में आए तो मुशर्रफ की दे बुराइयां, उसके बाद मतलब इन लोगों की कोई बात है? काशिफ अब्बासी यानी हर तरफ कहतुर्रजाल है, हर तरफ कहतुर्रजाल है कि किस क्या के कहाँ से किया जाए, कैसे किया जाए। तो अभी जो ये तो मैं वही कह रहा था कि अगर देखिए इस वक्त जो है IMF के अगर वो मान ली गई हैं बातें, तो उसके बाद ठीक है मान ली गई कि वहाँ से अभी हम इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन उसका तदारुक कौन करे और कैसे करे, उसके लिए भी कोई प्लानिंग मौजूद है? देखिए प्लानिंग उसकी यही है, देखिए जो प्लानिंग है वो यही हो सकता है कि आप इस वक्त मुश्किल में है, ठीक है। अब आप मुश्किल में है तो मुश्किल में या तो आपके घर वाले मदद करते हैं या आपके दोस्त मदद करते हैं। हाँ, तो नहीं, दोस्तों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इस मुश्किल फैसला अगर किया तो उससे निकलने की कोई सूरत हो। दोस्तों ने इनकार इसलिए करा कि वो खुद भी मुसीबत में है, ठीक है। अच्छा, अब वो बहुत सारे दोस्त ऐसे जो हमारी मदद कर रहे थे पहले, हमने उनको नाराज कर दिया, ठीक है। अब आपको उनको मनाएं किसी तरीके से, उसके बड़े तरीके होते हैं, सफारती जराए भी होते हैं, फौजी जराए भी। अगर हम सोचें और उस पर काम करना शुरू करें, बस अगर हम सोचे, बात ये है इस वक्त जो स्टेबल जो ममालिक हैं वो हमारे काफी माजी में करीब रहे हैं, जैसे कतर है, जैसे UAE, और उनसे कोई हमारे ऐसे बड़े इख्तलाफात नहीं है कि जिसपे वो ना माने। सऊदी अरब है हमारा, ठीक है। और जो हमारे डोनर ममालिक है वो आज भी हमें इमदाद देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शराइत खड़ी कर दी है। मिसाल के तौर पे जो आपका मेजर डोनेशन है वो बरतानिया, अमेरिका और यूरोप से आता है। मेजर डोनेशन जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस एंड अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 है, उसके बाद ब्रिटिश है, एंड देन फ्रांस एंड जर्मनी। चाइना भी माली थोड़ा बहुत जापान और ये चाइना देखिए, चाइना इज वेरी क्रिटिकल। चाइना को आपने चाइना की हिस्ट्री उठा के देख लें, उसने जहाँ मदद करी वहाँ मफाद भी लिया अपना। वो तो हर कंट्री का यही है, हर कंट्री का। लेकिन मफाद एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? ये दिस इज द मेन पॉइंट। यस, दैट इज द मेन पॉइंट, मफाद ऑफ द, है ना। तो आपके पास स्टिल ऑप्शन ओपन है। हालांकि वो महदूद हो गए, जैसे सऊदी अरब है, कतर है, दुबई है, UAE है, मलेशिया है। इसके बाद आपके जो और दीगर ममालिक हैं, आप उनसे जाके मालफी तलाफी करें, आप उनके साथ जाके बात करें कि भाई आप होल्ड रखिएगा। माली में हुआ हमारी गवर्नमेंट से, हम उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं। राइट नाउ वी आर इन क्राइसिस, वी नीड योर हेल्प एट दिस टाइम। चलिए, बड़े काम, बड़े काम की बात है। अभी आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी आपको कभी भी मना। हाँ, बिल्कुल जाहिर है, बातचीत से हर मसले हल हो सकते हैं। आप होल्ड रखिएगा जरा सा, एक और कॉलर मैं इनको लेता हूँ, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी फरमाइए, आप ऑन एयर हैं, कौन सा बात कर रहे हैं? जी नकवी साहब। जी हाँ जी सर, बड़ी अच्छी तकरीर सुनी मैंने भी, बहुत अच्छी तकरीर। लेकिन बड़ी काम की बात है, देखिए बड़ी काम की बात सर। शहबाज शरीफ ने बोला है कि मैं मुल्क के लिए जान दे दूंगा मगर आज नहीं आने दूंगा। तो पहले जान देने से पहले उसके कपड़े तो उतरवाए मेरे भाई। जो उसने नारा लगाया था, ये कपड़े बेच के, वहाँ मैंने एक सवाल किया था, ये कपड़े बेच के पैसे दूंगा, आटा आएगा, पहले कपड़े तो बिकवा दें उसके। फिर कहाँ है सर वो रोटी कपड़ा मकान? वो रोटी कपड़ा मकान किधर है मेरे भाई? तो मेरा सवाल जो था, देखिए का नारा भी मैं 70 साल से सुन रहा हूँ, किधर है वो? अरे मेरे भाई, ये लोग, मैंने आपसे कहा था, आप पूछेंगे जब दूसरे टॉपिक पे आएंगे तो ये लोग कहेंगे कि ऐसी तजवीज देंगे कि अमेरिका से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान। मैंने आपसे नहीं, लेकिन तजवीज तो देखिए हम दे सकते हैं ना, उस पे कौन अमल कोई भी नहीं करेगा। ये चोर अमल करेंगे, ये चोर अमल करेंगे जो अपने खानदान को दांव पे लगा दें कि जी ये पैसा मेरा नहीं, मेरे बाप का था, बाप मर गया, बाप क्या मेरे दादा का था। देखिए जो हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जो हमारे हिस्से का काम है वो तो हम लोग करें ना, कि हमारे जो भी हमारी समझ में आता है वो तो हम तजावीज देते रहेंगे और देनी चाहिए। पाबंदी थोड़ी लगाई हुई, किसी की सोच पे नवाज शरीफ ने पाबंदी लगाई हुई है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ, तो हम अपनी बात करते रहे और देखिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा इन बातों का। क्यों कि देखिए आवाम भी तो सुनते हैं मेरे भाई, आप आवाम भी सुनते हैं, जो रिजल्ट निकालेंगे वो सच निकालेंगे। जी जो लास्ट कॉलर थे ना, ये सिर्फ मैं 4 साल से सिर्फ बातें नहीं, लेकिन नहीं, देखिए हम सब अगर देखा जाए बातें कर रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं तो कभी तो आवाम में समझ में आएगा। लोग नहीं सुनेंगे, जिम्मेदार नहीं सुनेंगे। आ गया मेरे भाई, इमरान खान को गिरफ्तार करो, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। इमरान खान को गिरफ्तार करो, फिर देखें आप आवाम की क्या समझ में आया है। हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं मेरे भाई।
अच्छा, मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है, इस पर जरा आप कुछ इस पर रोशनी डालिए कि कैसे मेरे भाई मुल्क की मईशत, इस वक्त आपके मुल्क की मईशत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये हम सब आज आप ये देखिए कि फॉरेन जो डॉलर वाले हैं उन्होंने क्या बोला है कि डॉलर हमारे पास $10 नहीं है उनके पास आप एक्सचेंज करने के लिए। जी वो मैं खुद देखता हूं अभी। होता है आपको, पूरी दुनिया में सिर्फ डॉलर चल रहा होता है, कहीं से आप जरा मुबादला कर रहे होते हैं, सिर्फ डॉलर के ऊपर पेमेंटें हो रही होती हैं। जी हाँ, जी। तो मेरे भाई तो ये मुल्क आप क्या समझकर दिवालिया निकल चुका है। शप्पर जैदी बड़े बड़े लोगों ने आगे इस बात पे अपनी तकरीरें कर दी हैं रोज आके कि भाई ये मुल्क दिवालिया निकल चुका है। अब ये सिर्फ इन्होंने आज जो गिरफ्तार किया है, और अब ये इमरान खान, अभी आप 3-4 दिन तक यही सुनते नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार करने आए, वापस चले गए, ये सिर्फ ट्रक की पत्ती के पीछे लगाने वाली बातें मेरे भाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो भी नहीं, आपके ख्याल में आपकी क्या तजवीज है वो सामने नहीं आई कि मेरी तजवीज ये है कि फेयर इलेक्शन कराओ बस। अच्छा ये, हाँ ये देखिए अब आपने एक बात रखी ना अपने, बिल्कुल सही है, फेयर इलेक्शन करा लो, नवाज शरीफ आए, 100 हमें बिस्मिल्लाह सर, पूरा मुल्क चलाए, वो कोई भी आए, अगर इमरान खान आए तो फिर उसको आने तो दो, हमारा तो मतलब ही है फेयर इलेक्शन। आपको बिल्कुल सही आपने तजवीज रखी, ठीक है। तमाम मसाइल का आपने कहा कि यही इसका एक हल है कि फेयर इलेक्शन हो, और उसके बाद, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने जो बातें की है मुल्क की मईशत की, जो तजावीज़ दी है, मैं समझता हूँ वो भी देखिए, जब हम लोग अपनी नई लोगों तक बातें पहुँचाएंगे तो आखिर इसी तरह सीना बसीना चलता रहेगा, और एक वक्त आएगा कि कुछ ना कुछ तो रंग लाएगा। अपना नकवी भाई, आप ये देखिए वहाँ पे लोगों के घरों में कपड़े तक, खाना तो दूर की बात है, कपड़े पहनने के नहीं है, जो सैलाब आया था आपको याद होगा। हाँ नहीं, मैं आप भी पाकिस्तान मैं अभी होकर आया, जी पाकिस्तान में था मेरे भाई। जी मगर कहने का मेरा ये तो कहने का मेरा ये मतलब है, मेरी आवाज या आपकी आवाज या फला की आवाज से ऐसे अगर उनके कान में दूर रहने लग जाए तो क्या बात है सर। ये हमारा मुल्क इस नतीजे में पहुंचता ही नहीं। तो दिया जलाते रहे हमारे मुल्क इस नतीजे में पहुंचता ही नहीं मेरे भाई। हाँ लेकिन सर उठा के जीने वाले इंसान होते, हम कशकोल लिए हुए पूरी दुनिया में नहीं घूम रहे होते कि भीख दे दो हमारे को, भीख दे दो हमारे को। हम अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं, जितना भी डालें। अब जो हम कर सकते हैं वो तो करें ना, अगर वहाँ हो और उसके लिए कुछ और हम कर सकते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ बैठ के हम सब जो है ये चीज़ें सब जगह सुनी जाती है। देखिए मैं आपको सच बताऊँगा, मैं वहाँ पूरा घूम फिर के आया हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है, एक एक चीज़ जो है सारी चैनल्स की, ये नहीं कि कोई ख़ास चैनल हो, बल्कि सारी चैनल्स पर जो भी गुफ्तगू की जाती है सब जगह जिम्मेदार हल्कों में सुनी जाती है, और उस पर गौर भी किया जाता है, और उसके हिसाब से जो भी वो प्लान बनाई उनका काम है, लेकिन सुना ज़रूर जाता है। तो जब हम अपने हिस्से का दिया जलाते रहेंगे, रोशनी एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी। साहब आप एक बात बताइए सर, एक शादी के फंक्शन पे मेकअप पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए। जुनैद की शादी पे आपने सुना होगा, मेरी जबान नहीं है, ये टीवी पे बातें चली है तो मैंने सुनी है, ठीक है ना। वो मुल्क के लिए अगर दे देते हो तो सर उनके बैंक अकाउंट में कितने का फर्क आ जाता है मुझे बताएं। कौन से उनकी हक हलाल की कमाई का पैसा था मेरे भाई, इसी मुल्क का लूटा हुआ पैसा था ना वो, इसी गरीब आवाम का पैसा था ना। अब लोग टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको पता है कि हम टैक्स हमारे मुल्क में थोड़ी लगना है, वो टैक्स ये तो चोर लेके निकल लिएंगे। तो इसी वजह से वो टैक्स की तजवीज दे रहे थे मेरे भाई, क्योंकि अब मुल्क के अंदर पैसा तो है नहीं, तो अब लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दो कि भाई इन चोरों को मजीद पैसा मिले। बिल्कुल सही करते हैं मेरे भाई, पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे करते। बोल रखिएगा जी बात पूरी कीजिए। जी किस काम का टैक्स है कि वो टैक्स पे करे मेरे भाई? बिल्कुल सही करती है पाकिस्तान की आवाम, के टैक्स नहीं पे करती। जाना कोई वो अच्छे कामों में नहीं है। हर कंट्री की तरह हम लोगों को भी एक जिम्मेदार शहरी की तरह टैक्स तो पे करना चाहिए, चाहे कोई करे या ना करे। हम तो अपने हिस्से का काम करते रहे। मगर नकवी साहब वो टैक्स हमारा जो यहाँ पे हम टैक्स पे करते हैं, आपको पता है ना उसका। जी यहाँ का तो खैर, यहाँ की तो बात देखिए बिल्कुल अलग है। लेकिन ये चलिए हमारे एक और कॉलर में इनकी बात सुनता हूँ। जी आप बोल रहे। हेलो जी देखिए, बात ये है कि हम सब चीजों को 75 साल कहते हैं ना, तो 75 साल में से आप सिर्फ 10 साल लें, बाकी 65 इयर्स को आप छोड़ना पड़ेगा आपको। उसकी वजह यह है कि आप पूरा पाकिस्तान के सिस्टम को समझिए। देखिए पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो 70% जो है वो रूरल एरिया है, उसमें कबायली सिस्टम बहुत मजबूत है, जागीरदाना सिस्टम बहुत मजबूत है, और वो एक माइंडसेट था उस जमाने में, आज से 15-20 साल पहले अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान में एक माइंडसेट था, एक वडेरा, एक जागीरदार या बड़ा सरदार या एक बड़ा टीचर या एक बड़ा इमाम जो है वो पूरे गांव को, पूरे इलाके को चलाता था, है ना।
लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी जब से आई है गुज़श्ता 10-12 साल 15 साल में, जब लोगों के पास सेल फोन और इंटरनेट और ये वो, आपके पास पढ़ने का और कंपेयर करने का समझने का सोचने का मवाद आ गया आपके पास बहुत, तो चीजें तब्दील हो रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आ रही है। अब यहाँ पे चूंकि वो टेक्नोलॉजी आज 30 साल 50 साल 40 साल पहले आ गई थी, जो हमारे यहाँ अब आई है और हमारे यहाँ बहुत तेजी से आई। आपको पता है दुनिया में पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है सेल फोन यूजर या इंटरनेट यूजर। जी हाँ बहुत ज्यादा। देखिए किसी जमाने में आप जब थर या डिप्लो या मिठी या नगर हाट जाते थे तो वो रोड पे धूल उठती थी, आप जा भी नहीं सकते थे, बड़े छोटे छोटे झोपड़ियां, पानी नहीं, कुछ नहीं। अब आप जाके देखें थर डेवलप कर रहा है, वहां पे नई टेक्नोलॉजी आई है, नई ज़राअत है ना, नई ज़राई टेक्नोलॉजी आई है, क्रॉस वो जो है वो ब्रीडिंग हो रही है। और वो पौधे या चोलिस्तान में, इवन आप चोलिस्तान में देखें बंजर जमीन थी, वहां पे अभी किनों की काश्त हुई है बहुत ज्यादा, और अब वो जैतून की काश्त कर रहे हैं। तो ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम आ गया है, बहुत ज्यादा चीजें टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो तेजी से तरक्की हो रही है इलाके में। आप देखें वो जब एक रोड बनती है, जब ये हाईवे बना है पंजाब में, तो मोटरवे जिसको कहते हैं, उससे पहले का पंजाब आप कंपेयर करें, हाँ तो बहुत बेहतरी आ गई, बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। ये बुनियादी चीजें होती हैं जो किसी भी मुल्क के लिए जरूरी होती हैं कि उसकी तरक्की के लिए। बिल्कुल, देखें अब किसी जमाने जब कराची से हम ट्रैवल करते थे अगर लाहौर की तरफ, तो हम सोचते भी नहीं थे कि गाड़ी से जाएंगे। जी बहुत। अब आप जो है पूरा वो जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, और आप जो भी रोड कहते हैं जीडी रोड, वो सारा इतना पैक हो गया और दोनों तरफ उसकी जो आबादी है वो खुशहाल हो गई है, क्योंकि वो कनेक्शन हो गया है। इसी तरह जब आरसीडी हाईवे पे ट्रैवल करते हैं आप कराची से कोयटा और कोयटा से आप चमन बॉर्डर तक चले जाएं, किसी जमाने में वो जो है वो आपको रेत पे और मैदानों में बसें चलाना पड़ती थी, रोड ही नहीं हुआ करता था। अब आप जाके देखें तो वो पूरी आबादी होटल बन गए हैं और सी पैक की वजह से। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि लोगों में जहनी तौर पे भी और तालीमी एतबार से भी और समझने की सलाहियत भी बेहतर होती चली जा रही है। मीडिया का बहुत बड़ा हम जिस बात को समझाने में पहले हमें 10-10 साल लगते थे, अब 10 मिनट लगते हैं। जी हाँ, क्योंकि पहले एक जंग बार होता था, एक नवाए वक्त होता था, वो भी बहुत लोगों के बीच में नहीं होता था, 5% 2% लोग वो भी पढ़ते थे, बाकी इन लोगों को तो पता भी नहीं होता था दुनिया कहाँ जा रही है। रेडियो पे एक जरिया होता था। अब आपके पास इंटरनेट है, आप दुनिया जहाँ के मवाद पढ़ते हैं, आपके पास लिटरेचर है, आपके पास, ठीक है ना। तो अब वो जो सिस्टम था, वो कबायली सिस्टम भी वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, क्योंकि उनके अपने लोग भी पढ़ लिख रहे हैं। आप देखें उन इलाकों में भी तरक्की हो रही है। अभी मैं एक फीचर पढ़ रहा था जिसमें सिंध में पीर पगारा के हवाले से था कि वो किस तरह से वो बांध देते हैं, हाथ बांध देते हैं। तो स्टिल देयर इज प्रॉब्लम, क्या वो हल हो जाएगा? आई एम पॉजिटिव राइट नाउ विद द टेक्नोलॉजी, है ना, विद अवेयरनेस, विद मोर तालीम। लेकिन इंडिया ने देखिए तकसीम के बाद उन्होंने तो पहले ही अपनी इस चीज को जड़ से ही उखाड़ दिया था और उन्होंने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया था। बिल्कुल, तो उसकी वजह से आज उनकी एक मुस्तहकम जमहूरियत है। हम देखें ना, हम अगर पीछे रह गए इसका मतलब नहीं है हम माजी को कोसते रहे। हाँ, बस आगे असल चीज यही है, हम आगे की तरफ देखते और अपना हिस्सा जरूर डालते रहें, जो हमसे हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, चाहे दुनिया के किसी खित्ते में हो या पाकिस्तान में हो। अब जो पढ़ने लिखने वाली सिंध के अंदर स्पेशली या पंजाब में आप देखें, जनूबी पंजाब में, यहाँ पे ये समझे कि आप सेकंड जनरेशन है ओनली। पहली जनरेशन थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब सेकंड जनरेशन है, ये तालीम याफ्ता ज़्यादा है, बाहर से भी पढ़ के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी। हाँ, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह जो है अभी भी बहुत कम है, जो होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो स्कूल के हवाले से आपके पास स्टिल टाइम लगेगा, लेकिन अवेयरनेस के हवाले से बहुत कम टाइम लगेगा विद द टेक्नोलॉजी। समझ आप स्कूल जाके पढ़ना 10 ग्रेड वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन जो इंटरनेट पे अवेलेबल मवाद है वो आपके पास 10 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ज़हनी तौर पे आप ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं, ज्यादा समझदार हो जाते हैं, आपको राइट्स का पता होता है, आपको सिलेक्शन में आपको मेयार आ जाता है कि किस पार्टी को सिलेक्ट करना है, किस बंदे को सिलेक्ट करना है। हम ये कहें कि सब चीजें 1 मिनट में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बस ये बुनियादी चीज है, ये बुनियादी चीज है कि जब भी इंतखाबात हो,
कोशिश सबकी ये होनी चाहिए, जैसे आपने कहा था कि सब इस चीज़ पर तो मुत्तफिक हों कि एक फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद जो भी जीते इलेक्शन और अवाम जिसे भी मुंतखब करें वो आके हुकूमत बनाए, और उसके बाद जो भी अपना उनके प्लान्स हैं उसको पाए तकमील को पहुँचाएँ। तो आपकी बात मैं समझता हूँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर गुफ्तगू रहेगी। बड़ी अच्छी सारी साथियों ने बड़ी अच्छी तजावीज़ भी दी और डिस्कशन भी हुआ, उसमें थोड़ा सा मज़ा भी आया, थोड़ा बहस मुबाहिसा होना चाहिए, लेकिन अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर है तो उसमें और मज़ा आता है। तो आप लोगों से बहुत शुक्रिया आप सबका, और कल इंशाल्लाह आप इसी प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।